नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है तुम मेरी ईद शहीद हो और इसकी राइटर है नौरीन माशूक। नावल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सिलसिलेवार नावल जो दिल दिया दहलीज है उसको बुक्स फॉरएवर चैनल पर शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर डेली बेसिस पर 1 घंटे की एपिसोड आती है, तो आप लोग उसको जाकर सुन लें। वो बहुत ही मज़े का नावल है और उस पर मुझे इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने ये तब पढ़ा था और मेरा ख्याल वो काफ़ी पुराना नावल है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे पढ़ते हुए भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा, उसमें सस्पेंस बहुत ज़्यादा है और ऑफ कोर्स हर इमोशन उसमें कूट कूट कर भरे हैं। मैच्योर राइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा इश्क दीवाज़ी नावल जो कंप्लीट हो चुका है वो भी बुक्स फॉरएवर पर है। अगर आप लोग एक अच्छा हवेली बेस्ड रोमांटिक नावल सुनना चाह रहे हैं या कज़न्स बेस्ड, तो वो आप लोग जाकर सुन सकते हैं। इश्क दीवाज़ी बहुत ही अच्छा नावल है और ये मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी बड़ी आपी, जिन्होंने मुझे मतलब उन्होंने नहीं लगाया लेकिन घर में नावल्स आते थे डाइजेस्ट, तो फिर मैं पढ़ती थी। लेकिन अब ये वाला नावल मैंने नहीं पढ़ा था तो उन्होंने कहा ये वाला नावल पढ़ो अपने चैनल पर, ये अच्छा नावल है। तो आप लोग भी सुने और मुझे बताएं कि वो कैसा है। तो आइए अब हम जल्दी से इस नावल को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। तो गनी है सो ख़ज़ानों से अता कर मालिक, मुझसे दर दर का तमाशा नहीं देखा जाता। आप जो भी कहें डैड, मेरी तरफ से इनकार है। आप जब जब ये बहस छेड़ेंगे मायूसी ही होंगे। कुछ भी हो मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। उसका लहजा हतमी और ठोस था। वहम सच नहीं हुआ करते, महमश पाशा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। कैनवस पे उसका ब्रश साकित हुआ, पलट कर शिकायती नज़रों से पीछे खड़े डैड को देखा। वहम होती तो कभी मुजस्सम मेरे सामने ना आती। खुली आंखों से इस हसीन पैकर को मैंने देखा था। मेरे इतने करीब थी वो कि चाहता तो एक पल में छू लेता इसे। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोल रहा था। कितनी बार? महमश पाशा ने पूछा, फिर खुद ही शहादत की उंगली खड़ी कर दी। सिर्फ एक बार। यूं ही सरेराह तुम्हारी नज़र सरसरी सी उस पर पड़ गई और तुम तय कर बैठे कि तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी। देखो हदसान, ज़िंदगी भर के फ़ैसले यूं ही पल भर में जज्बाती रों में बहकर नहीं किए जाते। तुम बाशऊर हो के भी पिछले 6 सालों से एक ऐसी लड़की की तलाश में ख्वार हो रहे हो जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं, और अगर है भी तो क्या वो अब तक तुम्हारे इंतज़ार में कवारी बैठी होगी? उन्होंने बगौर उसका बेचैन और मुस्तरिब चेहरा देखा और फिर से गोया हुए। और बिलफर्ज वो कवारी भी हुई तो कहाँ है? इतनी तलाश के बावजूद वो मिली क्यों नहीं? वो इसलिए कि ख्वाह कभी हकीकत का रूप नहीं धारते, ये सिर्फ बंद आंखों पे टिके जगमगाते हैं, आंखें खुलने पे अंधेरों में गायब हो जाते हैं। यार, जो रोशनी का मुकाबला ही नहीं कर पाते उनके पीछे ख्वार होने का फ़ायदा। वो मतलब रवैया इख्तियार किए उसे समझा रहे थे। वो जानते थे ज़ोर ज़बरदस्ती से मामूलात सुधरने के बजाय मज़ीद बिगड़ते हैं। शायद मेरी जुस्तजू में ही कोई कमी रह गई है, वरना तलाशने वाले तो रब को भी ढूंढ लेते हैं। वो अब भी अपने मौक़िफ़ पे डटा खड़ा था। महमश पाशा ने पुरसोच नज़रों से उसे जांचा। वो एक घाघ बिजनेसमैन थे। ज़िंदगी के नशेबो फराज से लड़ झगड़ के तो कभी मसालत के तहत झुक कर वो आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे थे। वो बात मान के मनवा लेने के गुर से बाखूबी वाकिफ़ थे। ठीक हुए फिर एक मौका और दिया। इस दफ़ा इतनी शिद्दत से तलाशो कि वो खुद चलकर मुजस्सम हकीकत का रूप धारकर तुम्हारे सामने खड़ी हो। मैं अपनी शिकस्त को बाखुशी गले का हार बनाऊंगा, लेकिन नाकामी की सूरत तुम बाखुशी वहीं करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। महमश पाशा उसके कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गए, फिर दरवाजे के पास रुक कर पलटे। याद रखना, इस दफ़ा मैं कोई रियायत बरतूँगा, ऐसा सोचना भी मत, वो सख्त लहजे में कहते कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही हदसान ने हाथ में पकड़ा ब्रश फर्श पे दे मारा। बेबसी बतदरीज बढ़ती जा रही थी। वो अपनी अधूरी पेंटिंग के सामने आ खड़ा हुआ, जिसमें स्याह रात की ओट से झांकता चांद बिल्कुल उसी की तरह बेबस और अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। वो पाशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकलौता चश्मो चराग था। वालदा का इंतकाल हो चुका था। बेहद ज़हीनो फतीन और सुलझी हुई आदत का मालिक मखमश पाशा को कभी उससे कोई शिकायत नहीं हुई थी। वो सियाहत का रसिया और कुदरती मनाजिर का दिलदादा था। अक्सर व पेशतर वो दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाता रहता था। वो भी एक ऐसा ही दिन था, एक आम सा दिन। धूप सुनहरी थी और हवाओं में ठंडक रची बसी थी। उसके अतराफ गाड़ियों और लोगों का बेहंगम शोर था।
ये उसी का मशवरा था कि बस में सफ़र किया जाए। बस टर्मिनल पे खड़ी वो हॉर्न पन से सामने का नज़ारा देख रहे थे। अफरा तफरी के आलम में सभी एक दूसरे को धकेलते बस में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। क्या औरतें क्या मर्द, सबका यही हाल था। शामिर और अफ़ान ने हिम्मत करके चढ़ने की कोशिश की, मगर शदीद धक्के खा के वो भी मस्कीन सूरत बनाए उसके साथ आ खड़े हुए थे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। बाजू को सुलाते शामिर ने उससे लताड़ा, मशवरा जो उसने दिया था। एवे तुम दोनों देखो कैसे पलक झपकते बस में सवार होता हूँ। वो फर्जी कॉलर झाड़ता आगे बढ़ा। दोनों तमस्कुर से ऐसे, चढ़ ही ना जाओ। अफ़ान ने मुंह बनाया। ईद उल फितर का पहला दिन था और यूँ लगता था सारा पाकिस्तान आज ही सैर करने के लिए बाहर निकला है, और वो भी बस के ज़रिए। 2-4 धक्के खाने के बाद वो बस पे पहला कदम रखने में कामयाब हो गया था, और तभी कोई तेज़ी से बस पे चढ़ा था। हदसान जो दरवाजे में खड़ा था उसे ज़ोरदार धक्का लगा। वो लड़खड़ा के पहलू के बल सड़क बोस हो गया था। तभी वो वजूद पलटा जो सब्ज़ आंचल के हाले में गुलाब सा दमक रहा था। बस स्टार्ट हो गई थी, नीचे उतरना हमाकत थी। सो उसने वहीं से कान पकड़ के माजरत कर ली। मासूम सी सूरत और उस पर कान पकड़ के एक अदा से सॉरी कहना। हदसान तो जैसे लुट गया, हजूम जैसे अदम हो गया। अतराफ में सन्नाटा छा गया था। एक गुलाब की अध खिली कली उसके चेहरे से टकराई थी जो अजलत में हरजाने के तौर पर फेंकी गई थी। बस जा चुकी थी। अफ़ान और शामिर उसे उठा रहे थे। वो लंगड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उस पे न जाने क्या जुनून सवार हुआ कि वो बस के पीछे भागने लगा। हक तक से दोनों ने बड़ी दिक्कतों से उसे काबू किया था। बीच में न जाने कितनी ईदें गुजर गई थी। उसे ना मिलना था और वो ना मिली। हालांकि वो कितनी दफ़ा बस के हर स्टॉप का चप्पा चप्पा छान चुका था। उसने अलमारी से लकड़ी का खूबसूरत मनकिश बॉक्स निकाला जिसके अंदर आज भी गुलाब की अध खिली कली सूखी हुई हालत में मौजूद थी। उसने बाइस्तगी से उसे छुआ था। न जाने कि उसकी खुशबू उस पैकर की खुशबू मालूम होती थी। तुम कहाँ हो माही सीमा? लकड़ी के बॉक्स में एक तराशा हुआ खाका था जिसमें सब्ज़ आंचल के हाले में मकीद गुलाब मुखड़ा मुस्कुराया था। ये वाहिद खाका था जो उसने उस परी जमाल का बनाया था। उस पैकर को नाम माही सीमा दिया था। चांद पेशानी वाला महबूब, वजह उसकी जगमग करती आंखें और उस पे ताबंदा रोश पेशानी थी। डैड जो भी कहें, लेकिन मैं जानता हूँ तुम हो और यकीनन एक दिन मुझसे आप मिलोगी। वो उसकी दिलकशी के पैकर से मुखातिब था जिसे सबकी नज़रों से बचा के उस बॉक्स में छुपा के रखा था। वो नहीं जानता था मखमिश पाशा ना सिर्फ ये खाका देख चुके हैं बल्कि अपने तौर पे इसे तलाश भी कर चुके हैं, और हर तरह से नाउमीद हो कि वो सख्त रवैया अपनाने पे मजबूर हुए थे। हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। व्हाट? उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि मुलाजमिन तक सहम गए थे, जबकि आज़म बेग ने खाइफ नज़रों से उसे घूरा। ये मजाक था ना डैड? उफ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अगले लम्हे वो फ़ौरन संभलती हुई सोफे पर ढेर होती बेपरवाही से बोली थी। आज़म बेग ने इस दफ़ा नागवार नज़रों से उसे देखा। ब्लैक पैंट पर ढीली ढाली शर्ट पहने वो अपने हुलिये से बेनियाज और बाप की नज़रों से अनजान थी जो सख्त बरहम थे। कदराना नज़रों से उसके अजब रंग में रंगे बालों को देखा जो हर महीने बदलते ही रहते थे। बालों का असल रंग क्या था इससे तो वो खुद भी नावाकिफ़ ही होगी। ये मजाक नहीं है शमामा, मखमिश को ज़बान दी है मैंने। रुखसती जब तुम चाहो, मगर निकाह मैं तय कर चुका हूँ, मुनी पे तुले लहजे में बोले जिसमें सख्ती नुमाया थी। वो उसे ज़रा सी भी ढील नहीं देना चाहते थे। सो व्हाट? ज़बान आपने दी है, मैंने नहीं। शमामा उसकी बदतमीज़ी पे कड़े तेवरों से घुरते तनबीह ज़रूर समझी। डैड, आई एम नॉट अ चाइल्ड जो आप उंगली पकड़ के जहाँ चाहेंगे भेज देंगे। मैं बड़ी हो चुकी हूँ। वैसे भी फ़िलहाल मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। सो प्लीज़ इस फरसूदा टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दे। उसने अपने तय बात ही ख़त्म कर दी। आज़िम बेग का पारा चढ़ने लगा। चाय लाती फ़ाकिया ने एक नज़र खुद सर बेटी और दूसरी शौहर पर डाली जो शमामा की फजूल गोई बामुश्किल बर्दाश्त कर रहे थे। फ़ाकिया, अपनी साहिबजादी को समझा दे, ये जितनी बड़ी हो जाए होगा वही जो मैं चाहूँगा। इसका निकाह तय है। मूड नहीं है तो बना ले। मैं मज़ीद आर्गूमेंट बर्दाश्त नहीं करूँगा, और अगर फिर भी इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो नताइज की जिम्मेदारी ये खुद होगी। समझा दे इसे। आज़म बेग ने चाय का कप उठाते हुए तहक्कुम से अपना फ़ैसला सुनाया। उनके हतमी और दो टोक अंदाज को देखते शमामा को सारी लापरवाही उड़न हुई। उसने बेयकीन नज़रों से बारी बारी दोनों को देखा। ये फाउल है डैड, आप मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिना देखे परखे जाने मैं कैसे किसी भी अजनबी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हूँ? उसका एहतजाज बजा था। फ़ाकिया ने भी ताइदी अंदाज में शौहर की तरफ देखा। क्या मैं तुम्हारा बुरा सोचूंगा?
हरगिज़ नहीं, लेकिन मुझे इंतखाब का हक़ मज़हब, मुआशरा और तालीम ने दिया है। आप मुझे इस हक़ से महरूम नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी तरफ़ से कोई पाबंदी नहीं। 10 दिन है, निकाह है। इस बीच तुम दोनों मिल लो, खूब जांच परख लो एक दूसरे को। अच्छा है तुम्हारा कोई गिला तो ख़त्म हो। वो अपनी कह के उठ के अपने कमरे की तरफ चले गए। मम्मा, उनसे मायूस होकर शमामा ने फाकिया की तरफ रुख किया। अरे मुझे तो अभी डिनर की भी तैयारी करनी है, तुम बाप बेटी के चक्कर में भूल ही गई। वो खुद से बुड़बड़ाती किचन की तरफ चली गई। शमामा ने गुस्से से मोबाइल उठा के परे फेंका, जो एक कलाबाजी खा के उसके करीब ही ढेर हो गया था। देख लूँगी मैं आप सब दोनों को। वो पैर पटकती हुई धप धप करके सीढ़ियाँ चढ़ गई। फुटपाथ की दीवार से चिपके हुए पत्ते एक रोज़ हवाओं को दरख्तों पे मिले थे। क्या नौकरी करना ज़रूरी है? वो असर की नमाज़ अदा करके धुले हुए कपड़े इस्त्री करने बैठी थी कि तल्लत बानो के सवाल पे चौंक उठी। हाँ, क्योंकि मैं आज़िम मामू पे मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हें किसने कहा है मनवा तुम भाई साहब पे बोझ हो? वो तुम्हें शमामा की तरह ही प्यार करते। इन फजूल सोचों को अपने जहन से झटक दो। तल्लत बानो भाई की बेपनाह मोहब्बत और खुलूस से वाकिफ़ थी, इसलिए वो उसे सुकून रहने की तलकीन कर रही थी, मगर सामने भी मनवा थी जिसमें खुददारी और खुद एतमादी कूट कूट के भरी थी। न जाने दबू और बुज़दिल सी तल्लत बानो के यहाँ इतनी नडर बेटी कैसे पैदा हो गई। वो अक्सर खुद से सवाल करती थी। जानती हूँ अम्मी, लेकिन आप बताइए, हम कब तक मामू की अच्छाइयों से फ़ायदा उठाते रहेंगे? आपका हिस्सा तो अब्बू लेकर फ़रार हो गए थे। ये तो उनकी रहम दिली है जो अपने घर में हमें सर छुपाने के लिए साहिबान दे दिया। उसने इस्त्री का प्लग निकाल के किन अँखियों से माँ को देखा, जिनके चेहरे पे अजियत छाने लगी थी। वो उठ के उनके पास बेड पे आई और उनके कांपते हाथ थाम लिए। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन हकीकत यही है। मैं भूलना भी चाहूँ तो लोग याद करा देते हैं। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, बस चाहती हूँ मेरी तरह आप भी इस हकीकत को तस्लीम कर लें। तल्लत बानो ने संभलते हुए इस बात में सर हिलाया। मनवा रिलैक्स होती हुई दोबारा इस्त्री करने के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन भाई साहब क्या मान जाएंगे? तकिए से टेक लगाते उनकी नज़रें अपनी बेटी की सभी और मुलाहिम चेहरे पर थी। फ़िलहाल तो मामू जान शमामा के निकाह की तैयारियों में बिज़ी हैं। एक दफ़ा फारिग हो जाए फिर मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगी। पर अम्मी, आप खदशात को एक तरफ रखिए और मेरे लिए दुआ करें। कल आपकी बेटी का पहला इम्तिहान है, बस आप दुआ करें मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँ। वो उठ के उनके पास आती, लाड से उनके गले में बाजू हमाल कर गई थी। तलत ने मुस्कुराते हुए उसे दुआओं से नवाजने उसकी हथेली का बोसा लिया। अल्लाह तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार करे। तुम जो चाहो इसके लिए रास्ता हमवार होते जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वो खिलखिलाते हुए पलटी। अब आप मज़ीद कोई सवाल नहीं करेंगी और मुझे इस्त्री करने देंगी, ठीक है? उन्हें मज़ीद बोलने से बाज रखते वो इस्त्री संभाल के बैठ गई। अच्छा दादी अम्मा, तलत हंसते हुए तस्बीह के दाने गिराने लगी। दिल के टुकड़े सरे बाज़ार लिए फिरता हो, काश उनसे तेरी तस्वीर बना दे कोई। ब्लैक वेस्ट कोट सूट में उसकी वजाहत काबिल रश्क थी। खुबरू नकूस से मज़य्यन चेहरे पर संजीदगी थी। दिल में इज़्तिराबी लहरें जोश मार रही थी। उसके इख्तियार में होता तो वो कब का उठ के भाग चुका होता, लेकिन ये उसके इख्तियार में नहीं था। वो मखमश पाशा से किया हुआ चैलेंज हार चुका था, जिसकी सज़ा उसे इस निकाह की सूरत में मिल रही थी। वो जिस्मानी तौर पर तो मेहमानों से भरे वाइट और सिल्वर ग्रे फर्नीचर से खूबसूरती से सजे ड्राइंग रूम में था, मगर ज़हनी और कल्बी तौर पर वो सब्ज़ दुपट्टे के हाले में मकीद गुलाब चेहरे के पास पहुंचा हुआ था। उसे अपना आप किसी सर्द खाने में धरी लाश की तरह मालूम हो रहा था, एहसासात से आरी और बेहद मुंजमद। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्हें यहाँ आए काफ़ी वक्त बीत चुका था, तभी परेशानी से आज़म बेग ने मखमश पाशा को मुखातिब किया। वो बगैर कुछ कहे उनके साथ हो लिए। बहनाम बेग उन्हें लिए एक अलग थलग कमरे में आए थे। माथे पे चमकते पसीने और झुके कंधों समेत वो उन्हें तशवीश में मुब्तला कर गए। माँ उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ यार, मेरी औलाद मेरे सर में खाक डाल गई, मेरी नेक नामी और शिमले को दागदार कर गई, मुझे माफ़ कर दे यार, वो नादिम से कह रहे थे। महमश पाशा उलझ से गए। तुम क्या कह रहे हो? और प्लीज़ ये हाथ मत जोड़ो, सीधे स्वभाव बात किया। क्या हुआ है? शुमामा बेटी तो ठीक है? महमश पाशा ने उनके जुड़े हुए हाथ खोलते तफक्कुर से पूछा। उससे क्या होना, मेरे लिए रुसवाई का सामान तैयार करके ना जाने कहाँ चली गई है। ये मैसेज छोड़ के गई है मेरे लिए। उन्होंने मोबाइल की रोशन स्क्रीन सामने की, जिसमें शमामा का पैगाम दर्ज था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए घर छोड़ के जा रही है। कहाँ ये बताने की जहमत गवारा ना की थी। मैसेज पढ़ते ही महमश पाशा की पेशानी शिकन आलूद हुई। तुम जानते हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? तमाशा लगा दिया मेरा और मेरे बेटे का। ये निकाह ना हुआ तो अपने साथ लाए हुए मेहमानों को क्या जवाब दूंगा? कितनी जग हंसाई होगी हमारी।
हिद्दत तैश से मुट्ठियाँ भींचते वो गुस्से से चिल्लाए थे, अलबत्ता आवाज़ धीमी रखी थी ताकि कमरे से बाहर न जाए। मैं सख्त शर्मिंदा आज़म बेग बोले, तुम्हारी शर्मिंदगी का क्या करूं? माथे पे ताज की तरह सजा लूं? वो चीख उठे थे। उन्हें रह रह के हदसान का ख्याल आ रहा था जो बड़ी दिक्कतों से उनके काबू आया था। अगर आज निकाह ना हुआ तो वो उम्र भर के लिए इस वहम के ताक़ू में भटकेगा। एक रास्ता है जिससे हमारी इज्जत भी बच जाएगी और ये निकाह भी हो जाएगा। कुछ तवक्कुफ से मुअज़्ज़िम बेग बोले, कोई राह छोड़ी है तुम्हारी बेटी ने? महमश पाशा तंजन बोला। आज़म बेग ने बामुश्किल उनका लहजा हज़म किया और सब्र के घूंट भरे। मेरी भांजी है मुनव्वरा मुमताज़, मुझे मेरी बेटी की तरह अजीज़ है, एमफिल कर रखा है। अगर हदसान और उसका निकाह हो जाए तो? तुम जानते हो आज़िम क्या बोल रहे हो? महमश पाशा को उनकी बात नहायत नागवार गुजरी। तुम एक दफ़ा उससे मिल तो लो। वो मिसर हुए, सवाल ही पैदा नहीं होता। महमश पाशा ने इनकार कर दिया। तभी दरवाज़ा धार से खुला। मन्नो अंदर दाखिल हुई। मामू, ममानी बेहोश हो गई हैं, प्लीज़ जल्दी आइए। वो जिस तेज़ी से आई थी उस तेज़ी से पलट गई, जबकि महमश पाशा की नज़रें गुलाबी लिबास में मलबूस उस कान सी गुड़िया से चिपक कर रह गई थी। क्या यही मन्नो थी? उनका अंदाज़ पुरसोच था। आज़म बेग ने सर इस्पात में लाया। ठीक है, मौलवी से कहो निकाह पढ़वाए। उनके अल्फाज आज़म बेग के अंदर नई रूह फूंक गए। मारे तशक्कुर के वो उनसे लिपट गए थे। इसमें किस्मत की ख़ता है न ज़माने का कसूर, गम तो इंसान के जीने की सज़ा होते हैं। मनवा दंग सी माँ का चेहरा देख रही थी, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले मामू का अंदिया आकर सुनाया था। वो शमामा की अदम मौजूदगी में उसका निकाह करना चाहते थे। वो अपनी दाव पे लगी इज्जत को बचाने के लिए उसे पेश कर रहे थे। क्या वो इतनी गई गुजरी थी कि किसके भी पल्ले उसे यूं ही मंड दिया जाता? हरगिज़ नहीं। वो बुफरी तो उठी थी। आप इनकार करके क्यों नहीं आई अम्मी? आप सब ने सोचा भी कैसे कि मैं ये निकाह करूँगी? अभी जाइए और मामू जान को मेरा इनकार सुनाइए। वो खौलते दिमाग के साथ कमरे में दीवानों की तरह चकरा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या से क्या कर गुजरती। तलत बानो बेबस निगाहों से बेटी के गुलाबी चेहरे को गुस्से से सुर्ख पड़ता देख रही थी, लेकिन ये वक्त बेबसी दिखाने का नहीं था। तुम अपने मामू की मोहब्बत को हमेशा उनका एहसान समझती आई हो ना, तो अब वक्त आ गया है उनके एहसान का बदला उतारने का। चाहो तो ये निकाह करके सारे हिसाब बेबाक कर दो, अगर नहीं तो फिर इनकार करके अपने मामू की इज्जत का जनाजा निकलने दो। अम्मी, मनवा की आवाज़ सारे एहतजाज के साथ फट सी गई। तलत बानो ने बेटी से नज़रें चुराई। वो फरिश्तों जैसे भाई का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। हमेशा देने वाले भाई ने पहली दफ़ा तो कुछ मांगा था, वो क्यों कर इनकार करती? देखिए अम्मी, अभी मुझे अपना करियर बनाना, अपने पैरों पे खड़े होना, अपनी मंजिल के इंतहाई करीब आके मैं अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? वो धीमी पड़ती लजाजत से उनके हाथ थाम के बोली थी। हाँ तो करती रहना अपने ख्वाब पूरे। निकाह के बाद पाबंदी थोड़ी होगी। बेशक पाबंदी ना होगी, पर मैं एक दायरे में तो कैद हो जाऊंगी। उन्हें कायल न होते देख हाथ छोड़ के वो फिर से कमरे के अर्ज़ो तूल नापने लगी। देखो मनवा, लड़का पढ़ा लिखा और काबिल है, तभी तो भाई साहब ने उसे शमामा के लिए चुना था। तलत बानो ने पैंतरा बदला तो वो तड़प के तीखी नज़रों से उन्हें देख घूरने लगी। हाँ, इतना काबिल और ख़ास कि उनकी सगी बेटियां निकाह से पहले भाग खड़ी हुई। मनवा ने तनफुर से झटका। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बाप ने बदनामी का जो दाग मेरे माथे मुंडा था वो धुल जाए? किस्मत ने मौका दिया ये साबित करने का कि हर कोई मुमताज़ अहमद जैसा एहसान फरामोश नहीं होता। मैं हाथ जोड़ती हूँ मनवा, मान जाओ। मैंने तुम्हारे बाप की वजह से बहुत नदामत सही है। मेरे पास कोई वजह तो हो सर उठा के जीने की। तलत बानो रो पड़ी थी। लोगों के तानों ने आतिशी लावा उनके अंदर दहका रखा था, जो आज ज़रा सी नकासी पाके बह निकला था। मनवा मतहीर खड़ी थी। उसने इस तरह से टूटते हुए उन्हें तब भी ना देखा था जब सब कुछ समेट के उसका बाप उन्हें ज़मानों के ठोकरों पे छोड़ गया था। वो बेबसी से लब कुचलती कश्मकश का शिकार थे। साबित करो मनवा कि तुम में तुम्हारे बाप का खून नहीं बल्कि मेरी परवरिश तुम्हारी रगों में दौड़ती है। वो उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रही थी। नहीं तलत, तुम मेरी बेटी पर दबाव नहीं डालोगी। अगर इसकी मर्जी हुई तो ये निकाह होगा, वरना मैं जाके अभी महमश को इनकार कर देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा रुसवाई ही होगी। वो तो मेरी अपनी औलाद कर ही चुकी है। मनवा भी मेरी बेटी, इसलिए मैं एक के किए की सज़ा दूसरी बेटी को नहीं दे सकता। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। वो अचानक ही कमरे में आए थे। हतमी फैसला तुम्हारा होगा बेटा, और याद रखना तुम्हारा ये बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। इस दर्जा मान पे मनवा की आंखें भर आई थी। उसने डबडबाई नज़रों से उनके मेहरबान चेहरे को देखा और अगले पर उनके फराग सीने पर सर रख दिया। मुझे अपने बाप पे पूरा भरोसा है। वो जो चाहे मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करे।
उसने नम लहजे में कहते आजम बेग को मोतबर कर दिया था। जीती रहो। वो उसका सर थपथपा के कमरे से बाहर निकल गए थे निकाहनामे पे साइन करते। उसे अपने बाप की याद शिद्दत से आई थी, लेकिन उनकी कमी मामू ने आगे बढ़ के पूरी कर दी थी। वो उनके कंधे पे सर रखे इस तरह बिलक बिलक के रोई कि तलत समेत फाकिया को भी रुला गई। तुम्हारी ये कुर्बानी मैं हमेशा याद रखूँगा। आजम बेग ने उसकी ताबिंदा पेशानी को चूमते हुए कहा। ये कुर्बानी नहीं है मामू, एक बेटी का फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा किया। कनात से कहती वो उनकी आंखें नम कर गई थी। तलत बानो ने फ़ख्र से अपनी बेटी को देखा जो बरसों बाद उनका झुका हुआ सर बुलंद कर गई थी। कोई मलाल, कोई आरजू नहीं करता, तुम्हारे बाद ये दिल गुफ्तगू नहीं करता। कोई ना कोई मरी चीज़ टूट जाती है तुम्हारी याद से जब भी वज़ू नहीं करता। निकाह के वक्त वो जैसे यहाँ मौजूद ही नहीं था। मौलवी क्या कहे और पूछ रहा था, उसे कोई खबर ही नहीं थी। वो गमगीर खामोशी के भंवर में डूबा उस महजूबी की यादों में गर्क उसी बस टर्मिनल पे पहुंचा हुआ था। महमद पाशा ने उसका कंधा हिला के उसे मतवज्जे किया तो उसने बिना चौंके सर्द और सपाट नजरें अतराफ में दौड़ाई और सामने फैले कागजात पे यके बाद दीकर साइन करता चला गया था। किसने गले लगाया, हाथ मिला के मुबारकबाद दी। उसे किसी शय से गर्ज ना थे। वो तो सिर्फ खाना पूरी कर रहा था और जैसे ही सबके खाने की तरफ मतवज्जे हुए वो बिना किसी की तरफ देखे बाहर आ गया। हालांकि महमद पाशा ने उसे उसकी मनकुहा से मिलने के लिए भी कहा था। वो रश ड्राइविंग करता सीधा स्टूडियो में आया था। वेस्ट कोट उतार के फेंकते उसने सारा इश्तहाल अपनी मुकम्मल और अधूरी पेंटिंग्स पे उतारा था। मुख्तलिफ रंगों के डब्बे उठा उठा के फेंकते उसने स्टूडियोज़ का नक्शा बदल डाला। इश्तहाल था कि फिर भी ख़त्म ना हुआ। हालांकि इस कोशिश में उसके हाथ और कपड़े भी रंगे गए थे, इसलिए अंदर बाहर आग का जंगल उगाया था। मुशावर खोल के उसके नीचे आ खड़ा हुआ। मुख्तलिफ रंग पानी के साथ बहते उसके इश्तहाल को भी बहा के ले जा रहे थे। अगले दिन वो अपना मुख्तसर सा सामान बांधे कुछ दिनों के लिए मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ जा रहा था। वो फ़िलहाल कुछ भी याद नहीं करना चाहता था, ना निकाह और ना किसी नए वजूद को। वो अपना हर दुख दर्द बर्फीली पहाड़ों के हवाले करके खुद को खोने और टूट जाने से बचाना चाहता था। सुबह महमद पाशा नाश्ते की टेबल पर बैठे अखबार की शह सुर्खियों पे नज़र डाल रहे थे। हदसान नहीं आया अभी तक, जाओ बुलाओ उसे। मुलाजिम को नाश्ते के लवाजमात चुनते देख उन्होंने अखबार फोल्ड करके साइड पे रखा और घड़ी पे नज़र डालते मुलाजिम को कम सादिर किया। वो साहब हदसान पापा तो फजर से भी पहले चले गए, कह कर गए हैं कि आपको बता दूं हफ्ते 10 दिन में लौट आएंगे। शकूर ने उनकी प्लेट में ऑमलेट रखते उन्हें आगाह किया। वो फजर से पहले कहीं चला गया और तुमने मुझे जगा के बताना भी गवारा ना किया। उसने शकूर को खुशमगी नज़रों से घूरा। वो हदसान बाबा ने मना किया था, शकूर ने गड़बड़ा के वजाहत दी। ठीक है जाओ, उन्होंने मोबाइल पे हदसान का नंबर डायल करते कहा। इतने सस्ते में जान छूटने पे शकूर सर पे पैर रख के भागा था। हद, इतना बड़ा हो गया मगर इस लड़के का बचपना नहीं गया। उसका नंबर पावर ऑफ मिलने पे वो फ़ोन साइड पे पटकते बड़बड़ाए। शंघाई की ब्रांच में कोई गड़बड़ हो गई थी, उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ रहा था। वो जाने से पहले उससे बात करना चाहते थे। कल भी वो तकरीब से जल्दी उठाया था। आज़म बेग अपनी उलझनों में उलझे हुए थे, तभी कुछ खास नोटिस नहीं लिया था। अलबत्ता मेहमानों में ज़रूर चहमगोइयाँ हुई थी। खैर किस तरह उन्होंने संभाल लिया था। शकूर ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और मेरा सामान भी गाड़ी में रखवा दो। उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना था, इसलिए सारे मामूलात वापसी के लिए रख छोड़े थे। और वैसे भी हदसान उनसे नाराज़ था। ना ही उसने नंबर ऑन करना था और ना ही उनसे बात करनी थी। अब जो भी होना था उनकी वापसी के बाद ही होना था। उसने एक तायराना नज़र अपने अतराफ में दौड़ाती। हर तरफ फैला सब्ज़ा बर्फ़पोश पहाड़ जिनसे टकरा के सर्द हवाएं माहौल को खनक कर रही थी। उसके सर पे खुला आसमान था जिस पे बादलों की टोलियां हवा के संग उड़ती फिर रही थी। वो खुद को आसमान पे उड़ते परिंदों की तरह आज़ाद और पुरसुकून महसूस कर रही थी। थैंक गॉड, बल आखिर मैं डैड के बने हुए जाल से बर वक्त निकलने में कामयाब हो गई। उसने खुली खुली फिजा में गहरा सांस भरते खुद को शाबाशी दी। आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैं शमामा बेग हूँ। मैंने एक टिश्यू तक किसी के पसंद से नहीं खरीदा। यहाँ तो मामला ही जीवन साथी का था। मेरा हमसफ़र होने का एजाज़ किसे हासिल होगा, ये सिर्फ मैं तय करूँगी। मैं अपने रास्ते खुद चुनती हूँ। वो खुद गर्जी की हद तक खुद पसंद लड़की थी। वो खुद की पुरस्तार थी। कुदरत ने हुस्न उसे बड़ी फ़याज़ी के साथ अता किया था और पैदा भी मुँह में सोने का चम्मच लेकर हुई थी। उसके दोस्त और सर्कल के लोग उसके ज़बरदस्त मदाह थे। वो हज़ारों की भीड़ में भी जुदागाना और सबसे नुमाया लगती थी। गरूर कूट कूट के भरा था। उसके लिए आहें भरने वालों की तवील कतारों ने उसे बिला शिरकत गैर देवी के सिंहासन पर ला बिठाया था।
उसका मेयार इतना बुलंद हो चुका था कि खूबसूरत से भी खूबसूरत लड़का उसकी निगाह को नहीं भा सकता था। फिर भला वो बिना देखे कैसे किसी से भी शादी कर सकती थी? तय तो वो बहुत पहले ही कर चुकी थी कि उसे ये शादी किसी हाल में नहीं करनी, लेकिन वो बहनाम बेग के गुस्से से भी वाकिफ थी, इसलिए निकाह की तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही। वो बहुत सी नकदी लेकर पार्लर में तैयार होने के लिए घर से ड्राइवर के साथ निकली थी और मौका पाते ही ड्राइवर को चकमा देकर फरार हो गई थी और एक बड़ी टूर कंपनी के साथ मज़ाफ़ाती इलाकों की सैर के लिए कलाम की तरफ आ गई थी। आज़म बेग चाह के भी अब उसे तलाश नहीं कर सकते थे। वो जिस जगह खड़ी थी उसके अकब में आबशार बहुत बुलंदी से गिर रही थी। वो ज़हन में किसी ख्याल के आते ही पत्थर पे चढ़ी। वो पत्थर आबशार के किनारे पे ही था। उसकी टीम के लोग यहाँ वहाँ घूम फिर रहे थे। सामने नशीब में सड़क थी जिसके किनारे कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर्स बने हुए थे। वहाँ लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ था। शमामा ने एक नज़र आबशार में झांका जिसमें का पानी तेज़ रफ्तारी से बह रहा था। उसने स्मार्टफोन का कैमरा ऑन किया और पत्थर पे कदम जमाते यादगार किस्म की सेल्फी लेने लगी। आबशार के गिरने का मंजर कुछ नुमाया नहीं था। उसने ज़रा सा रुख बदला और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वह लड़खड़ा के नशीब की तरफ आबशार में गिरने लगी कि किसी ने बरवक्त कलाई से थाम के उसे खींचा। स्मार्टफोन हाथ से छूट के पल में गहरे पानी में गायब हो गया था। वो इतनी खौफजदा थी कि मारे दहशत के चिल्ला भी ना पाई थी। गालबन आपका इरादा खुदकुशी करने का था, वरना इतनी ऊंचाई से आप ऐसे स्टंट करने की कोशिश हरगिज़ ना करती। वो बचाने के बाद उसे लताड़ रहा था। शमामा ने हौले हौले लर्जते आबशार से नज़र हटा के उसका हाथ थामे खड़े शख्स को देखा। हदसान ने बगौर उसे देखा जिसकी रंगत पीले गुलाब की तरह जर्द हो रही थी। चेहरे पे खौफ और इज़्तिराब रकम था। वो कुछ और भी कहना चाहता था मगर तेज़ी से उसके नैन कटोरों में समंदर बफरता देख लब भींच के रह गया। टूरिस्ट तेज़ी से उनके गिर्द जमा हुए थे। उसकी गैर होती हालत के पेश नज़र वो उसका हाथ थाम के उसे अपने साथ एक तरफ सुरमई पहाड़ों के पास ले गया था। एक पत्थर पे उसे बिठा के वो खुद कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर की तरफ चला गया था। वो जब वापस आया तो उसके हाथ में मिनरल वाटर की बोतल थी। पी ले। उसने बोतल का ढक्कन खोल के उसकी तरफ बढ़ाई। शमामा ने चंद घूंट भरे और बोतल वापस उसे थमा दी। अगर मैं गिर जाती तो मेरी लाश भी नहीं मिलती, वो फक चेहरे के साथ बोली। इसीलिए कहते खतरनाक जगहों पे एहतियात से रहें। उसके करीब पत्थर पे टिकते उसने नरम लहजे में कहा। आंसू उसकी पलकों से टूट टूट कर गिरने लगे थे। हदसान ने उसके शाने पे हाथ रखकर तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका। हौसला रखिए, आप ठीक है, शुक्र करे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वो जवाब दिए बिना सर झुकाए रोती रही। आप अकेली हैं? आपकी फैमिली कहाँ है? वो उसका ध्यान बटा रहा था। मैं अकेली टूर कंपनी के साथ आई हूँ। आंसू पूछते वो कदरे संभल सी गई थी। ध्यान रखिएगा अपना और अपने ग्रुप के साथ ही रहिए। ये मुर्गजारी जितने खूबसूरत होते हैं इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी। वो उठ खड़ा हुआ था। वो बेध्यानी में उसे गायब होने तक देखती रही थी। फिर ये इत्तेफाक ही था कि जिस होटल में वो ठहरी थी उसी में वो भी था। शमामा ने मौका पाते ही उसका शुक्रिया अदा भी कर दिया और लगे हाथों डिनर की ऑफ़र भी कर डाली थी जिसे हदसान ने फ़राग दिली से कबूल कर लिया था। उनका टूर मुख्तसर था मगर इस मुख्तसर से वक्त में वो दोनों बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। एक हादसे से हुई मुलाकात पहले उनसीयत में बदली और फिर तेज़ी से चाहत के मदार से निकल के मोहब्बत जैसे अफाकी और अटूट ताल्लुक़ में ढल चुकी थी। शमामा का आइडियल मुजस्सम उसके सामने आ खड़ा हुआ था। हदसान के जो भी एहसासात हो मगर वो पूर उसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी। वो सब माहू ढूंढ के किनारे वसी और इस सब्ज़ाजार में अलाव दहका कर बैठे थे। वो सब बैतबाजी में एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। शमामा बोर होने लगी थी इसलिए उठकर माहौर ढंड के किनारे घास पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो बिना देखे भी आने वाले से वाकिफ़ थी। कल हम अपने अपने घरों में होंगे। कितनी देर खामोश रहने के बाद वो बोली थी। हदसान की नज़र में सब्ज़ी माइल नीली झील के पीछे बुलंदो बाला सब्ज़ पहाड़ों पे थी। उसने मगमूम सूरत से शमामा को देखा। हम जितना भी चल ले कभी ना कभी सफ़र ख़त्म करके वापस लौटना ही पड़ता है। उसका खुद का लहजा बुझा बुझा था। क्या मुसाफिर फिर से कहीं किसी मोड़ पे मिलते हैं? उन बिछड़े लम्हों में इजहार चाह रही थी। हदसान के लबों पे ज़ख्मी मुस्कुराहट बिखरे। झील के नीले पानी में सूरज की सुनहरी किरणें किसी परिवेश की नकूश बनने लगी थी। वो खुद को कंपोज करता उठ खड़ा हुआ था। शमामा के अंदर क्षण से कुछ टूटा। वो सर झुकाए सब्ज़ घास को पैरों तले रौंदता आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। वो लब भींचे बेयकीनी से उसे जाता देख रही थी। क्या वो नज़रअंदाज करने और यूं ही छोड़ के जाने वाली लड़की थी? और जब वो उसे सी ऑफ करने आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा था, हम मिलते रहेंगे क्योंकि हम घरों को ज़रूर लौट रहे हैं मगर मुसाफिर नहीं हैं। उसके अल्फाज ने शमामा के गिर्द धमाका किया। वो एड़ियों के बल घूमी और खुशगवार हैरत से सामने खड़े दिलों को तस्खीर करते अपालू को देखा। वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला रहा था। सुनहरी शाम किसी परी की मानित अपने पंख फैलाए धीरे धीरे सिरक रही थी। शबान का आखिरी अशरा अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न था। माह रमज़ान की बाबरकत साहते उम्मत मुसलमा से हाथ भर के
दूरी पर थी। माह रमज़ान की आमदाम थी, मगर अभी से यूँ लगता था कि फ़िज़ाओं में नूरी उजाला फैला हुआ है। उस वक्त शाम की चाय पे सभी अफराद खाना लॉन में बिछी कुर्सियों पे बड़ा जमान थे। आज कितने दिनों बाद आज़म बेग खुशगवार मूड में नज़र आ रहे थे। तभी मौका देखकर मनवा ने अपनी जॉब के बारे में बता दिया था। कितनी देर वो खामोशी से कुछ सोचते रहते थे। भला आखिर उन्होंने चाय का कप क्लास के टेबल पर रखा। लेकिन बेटा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम जॉब करना ही क्यों चाह रही हो। क्या तुम्हारे फ़राइज़ की अदायगी में मुझसे कोई कोताही हो गई है? वो बड़े परेशान से दिखने लगे थे। नहीं मामू जान, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने तो हमेशा मेरा ज़रूरत से बढ़कर ख्याल रखा है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मनवा ने बड़े एहतराम से उनकी गलतफहमी दूर की। दौलत बानो उसकी ख्वाहिश से आगाह थी, इसीलिए पुरसुकून सी चाय की चुस्कियाँ भर रही थी। वो अपनी बेटी की जहानत पे नाज करती थी। उन्हें यकीन था वो भाई साहब को कायल कर ही लेगी। फाकिया भी बड़े गौर और ध्यान से जर्द दुपट्टे में दमकते उसके गुलाबी मुखड़े को तक रही थी। वो कभी भी रवायती ममानी और भाभी साबित नहीं हुई थी। तो फिर बेटा, ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी है कि तुम नौकरी करना चाहती हो? अगर पैसों की ज़रूरत है तो बोलो, मैं अभी दे देता हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है मामू जान, आप हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं, पर मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए अपना और अम्मी का बोझ खुद उठाना चाहती हूँ। मनवा ने बड़े सुकून से अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा था। आज़म बेग ने समझते हुए हुनकारा भरा। अगर ऐसा है तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। उन्हें उसके ख्यालात जानकर अच्छा लगा था। हरगिज़ नहीं मामू जान, आपके ऑफिस में मुझे आपकी भांजी होने के तहत अपॉइंट किया जाएगा, जबकि मैं खुद अपनी सलाहियत मनवाकर जॉब हासिल करना चाहती हूँ। वो कतियत से बोली थी। आज़म बेग तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई देने लगे थे। बच्ची की खुशी जिसमें है उसे वहीं करने दें। फाकिया ने भी उसकी तरफदारी की थी। तुम क्या कहती हो तलत? उन्होंने बहन की राय जाननी चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसा आप मुनासिब समझें। उन्होंने हमेशा की तरह बड़े भाई की मर्ज़ी पे सब छोड़ दिया। तो कहीं ये अप्लाई किया फिर? आज़म बेग ने चाय का कप उठाते इस्तफसार किया। एक तरह से अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। उन्हें भांजी की खुदारी बड़ी अजीज़ थी। मनवा का चेहरा खुशी के मारे गुलाब की तरह खिल उठा। थैंक यू सो मच मामू जान। वो चहकती हुई उनकी कुर्सी के पीछे जाके उनसे लिपट गई। उन्होंने धीरे से उसका गाल थपथपाया। वो अब उन्हें अपनी जॉब की बाबत बता रही थी। तभी मुलाजिम कार्डलेस उठाए लॉन में उनके पास आया। आज़म बेग जू सुनते जा रहे थे। उनकी रंगत मुतग़य्यर होती जा रही थी। चेहरे पे बेनाम सा कर्ब सिमट आया था। तीनों खामोशी से उनका परेशान चेहरा देखते रहे। क्या हुआ आज़म? किसका फ़ोन था? सब खैरियत तो है? कॉल सुनने के बाद भी वो गुमसुम बैठे रहे तो फाकिया ने सवालात की बौछार कर दी। एक्सीडेंट हुआ शमामा का, किसी टूर से वापस आ रही थी। वो किसी नादीदा नुक्ते पे नज़र जमाए कह रहे थे। फाकिया को लगा उनकी जान निकल गई हो। वो बेआवाज़ रोने लगी थी। दौलत बानो ने संभालने लगी। कहाँ और कैसी है अब वो? मनवा मजबूत असाब की मालिक थी, इसीलिए खुद को संभालते हुए उनसे पूछा था। यहीं अपनी किसी दोस्त की तरफ है। एक हाथ पे प्लास्टर चढ़ा है और एक पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। वो घुटे घुटे लहजे में कह रहे थे। उसका दिया जख्म अभी ताज़ा था, मगर उसकी तकलीफ का सुनते ही वो बेचैन से हो गए। तो चलते हैं आज़म उसे लेने, न जाने कितनी तकलीफ़ में होगी मेरी बच्ची। फाकिया तो फिलफौर उठ खड़ी हुई। दौलत बानो ने भी तकलीद की। इससे तो कम में ही होगी जितनी मुझे दी थी। उनके ज़ख्म हरे होने लगे थे। मनवा ने बगौर उन्हें देखा। वो बेटी आपकी इस वक्त तकलीफ़ में है। ये वक्त गिले शिकवे करने का नहीं है मामू जान। ममानी ठीक कह रही हैं, उसे हमारी ज़रूरत है, उसे वापस ले आते हैं। वो उनके हाथ नरमी से दबाते कह रही थी। एक तरफ बेटी की नाफरमानी और हठ धर्मी थी और दूसरी तरफ उसकी तकलीफ़। उनके अंदर का बाप अंगड़ाई लेकर जागा था। वो गहरा सांस भरते उठ खड़े हुए थे। तुमने देखा है कभी चांद पर बहता पानी? मैंने देखा है ये मंजर उसके रुखसार पे अक्सर। उसने 10 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन किया था। महमश पाशा भी नहीं थी, इसीलिए बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। उसने पावर सीट संभालते सबसे पहले मैनेजर को कमरे में तलब किया था। हफ्ते भर की रिपोर्ट से वो मुतमईन तो नहीं हुआ था, लेकिन चंद ज़रूरी हदायत करके उन्हें सेक्रेटरी को भेजने का कहा था। और हाँ, मिस नताशा को कहिए रमज़ान में होने वाली आर्ट एग्जीबिशन की डिटेल वाली फ़ाइल भी लेती आई है। वो जानता था उसे अब सर खुजाने की भी ज़रूरत नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो एग्जीबिशन की डिटेल आज ही देखना चाहता था। सर, मिस नताशा की शादी हो चुकी है, वो रिज़ाइन कर गई थी, मैनेजर ने बताया। तो क्या अभी तक किसी को अपॉइंट नहीं किया गया? उसने सामने खुली फाइल पर एक खिस सिरकाई। पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। जी सर, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेक्रेटरी अपॉइंट कर ली गई है। वो कदरे खाइफ होते बोला। ठीक है, भेजिए मेरे पास। उसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की। मैनेजर सर हिलाते बाहर निकल गया। हसन पाशा जितना मर्जी मुलाजमीन का ख्याल रखता, मगर काम के मामले में वो कोई कोताही बर्दाश्त न करने वाला सख्त गिर बॉस था। यही वजह थी कि उसकी गैर मौजूदगी में भी हर काम मुंजिम तरीके से चल रहा था। उसके मोबाइल फ़ोन की स्मार्ट स्क्रीन रोशन हुई और शमामा कॉलिंग के अल्फाज जगमगाने लगे। इतने काम के बीच भी उसके चेहरे पे
मदम मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कॉल रिसीव किया और पावर सीट से उठकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। स्लाइडिंग हटाई तो नरमी सुनहरी धूप ने उसका इस्तकबाल किया। जी मोहतरमा फरमाइए, वो बशाश लहजे में बोला। डैड मुझे घर वापस ले आए हैं। कल तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की थी मगर तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। वो चहक कर कहती आखिर में शिकवा कर गई थी। थकन इतनी थी कि आते ही सो गया था और भरपूर नींद लेने के लिए फ़ोन का बंद होना ज़रूरी था। खैर तुम बताओ कैसा हुआ फिर तुम्हारा वेलकम। उसे वजाहत से जवाब देते एक नज़र उफक पे डाली। साफ़ सुथरे आसमान पर उड़ते सफ़ेद परिंदे खूब भरे मालूम हो रहे थे। खूब सारी डांट पड़ी और फिर सब नॉर्मल हो गया। और वैसे भी डैड की आधी नाराज़गी तो मुझे ज़ख्मी देखकर ही ख़त्म हो गई। ओह सॉरी, उसूलन तो मुझे पहले तुम्हारी खैरियत मालूम करनी चाहिए थी। वो शर्मिंदा हुआ था। अब कैसी हो तुम? एहसास होते ही उसने फ़ौरन उसकी खैरियत मालूम की। शमामा की खनकती हुई हंसी स्पीकर में उभरी। एक हफ्ते का बेड रेस्ट है। पैर की मोच तो ठीक है मगर हाथ का प्लास्टर बड़ा तंग कर रहा है। वो उसे बताती अपने प्लास्टर ज़्यादा हाथ को घूरने लगी जिसके सबब वो कमरे में महसूर होकर रह गई थी। ओह सैड, हसन ने इतना ही कहा। तभी उसकी पुश्त पर दरवाज़ा खुला और एक नस्वानी वजूद अंदर दाखिल हुआ। ठीक है, तुम बेड रेस्ट करो और एहतियात से दवाइयाँ लो, इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाओगी। उसने अलविदाई कलमात अदा की और खिड़की के सामने से हटा। सुनहरी तेज़ धूप ने रास्ता मिलते ही उसके पीछे खड़े वजूद को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। धूप जैसे ही चेहरे पर पड़ी उसने फाइल जो हाथ में पकड़ रखी थी वो छोड़ी और दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। फाइल गिरने पर हसन चौंका। फ़ोन को ग्लास टॉप मेज़ पे रखते उसने महवियत से सामने के मंजर को देखा। वाइट और लेमन लॉन के प्रिंटेड सूट में वो जो कोई भी थी इस वक्त उसके वजूद से रोशनियां फूटती पड़ रही थी। हसन ने गला खनखार के कमरे में फैली फसूखेज़ खामोशी को तोड़ा। लंबी मखरूती उंगलियों वाले हाथ धीरे से हटे। फसूख कटने के बजाय मज़ीद बढ़ने लगा। सुनहरी धूप का अक्स उसके चेहरे पे वाज़ेह था। ये ख्वाब था न वहम। वो हकीकतन उसके सामने खड़ी थी। हसन कदम कदम चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब धूप के रास्ते में हसन माइल था। उसके अकब से छन के आती धूप हर मंजर को वाज़ेह और मज़ीद ताबनाक बना रही थी। उसका हाथ बेसाख्तगी में उठा और गुलाबी गाल की मुलायमत प्यारों का वो जैसे अपने ख्वाब को छू रहा था। मनवा तड़प के दूर हटी। उसके गाल ने दहकता अंगारा छू लिया था। उसकी मुगली बड़ी बड़ी रोशन आंखों से पहले हैरत फिर बेयकीनी और बाद में गुस्सा छलकने लगा। वो मुड़ी और दरवाज़ा खोल के बाहर भाग गई। पीछे खड़े हसन ने अपने खाली रह जाने वाले हाथ को घूरा मगर वो खाली कहाँ था। उसने उस चांद को छू लिया था जो न जाने कब से उसकी पलकों पे ख्वाब सा टंगा था। हाँ, वो वही थी जिससे उसका मिलन आसमानों पे आलमे अरवा में हुआ था। फिर वो उससे बिछड़ गई थी और आज उसका बिछड़ा हुआ गुमशुदा उसकी ज़ात का हिस्सा वापस मिल गया था। उसने झुक के नीचे गिरी फाइल उठाई। वो हमेशा उसके लिए कुछ छोड़ के जाती थी। पहली मुलाकात में फूल और आज ये फाइल। लेकिन वो शायद नाराज़ होके गई थी। वो बेख्तियार बेचैन सा दरवाजे की तरफ बढ़ा। आज ही तो वो मिली थी, भला नाराज़ कैसे रहने दे सकता था। माजरत दूर कर नहीं पाती, कुछ ख़ताएँ अजीब होती हैं। वो भागती हुई अपनी सीट तक पहुंची थी। तनफ्फुस इतना तेज था कि दिल की धड़कन के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गाल पे अनजान लम्स दहकता हुआ उसे रुला रहा था। वो इतना क्यों रो रही थी उसे खुद भी खबर नहीं थी। उसकी पोजीशन बेहद ऑकवर्ड हो चुकी थी। कितने चेहरे हैरानी और तजस्सुस से उसकी तरफ मतवज्जे थे। वो बेखबर नहीं थी मगर न जाने ऐसा क्या था जो उसका दिल बार बार भर आ रहा था। मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगी। हथेली से तर गाल रगड़ते उसने खुद से अहद किया और सरस से अपना इस्तीफ़ा टाइप करने लगी। आप रिज़ाइन नहीं कर सकती। वो जाने कब उसके पास आ खड़ा हुआ था। उसने बड़ी बड़ी आंखें उठाई। सुर्ख डोरों से सजी आंखों में अब भी आंसू तैर रहे थे। हसन का दिल उन नैन कटोरों में डूब डूब गया। और मुझे ऐसा करने से आप तो हरगिज़ नहीं रोक सकते, वो भीगे नम लहजे में कह रही थी। हसन पहले चौंका और फिर मुस्कुराया। कंपनी तो रोक सकती है। जिसके साथ आपने एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके रो से आप रिज़ाइन करना भी चाहें तो 1 माह कबल कंपनी को आगाह करना पड़ता है। वो बड़े सुकून से चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए उसे बेसुकून कर गया था। अगर आप फिर भी ऐसा करेंगे तो मजबूरन हमें आप पर केस करना पड़ेगा। वो उसे खौफज़दा करना चाह रहा था तो कामयाब हो चुका था। मनवा उसकी धमकी से नहीं डरी थी बल्कि इस एहसास से डर गई थी कि अगर उस पर केस हो गया तो उसका अपने पैरों पर खड़े होने का दावा भरभरी रेत की तरह ढह जाएगा। क्या अब भी आप ऐसा कुछ सोच रही हैं? वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करता उसकी हालत से हज़ उठा रहा था। उसने गर्दन को नफ़ी में जुम्बिश दी। गुड। उसकी सादगी पे हसन के दिल में नरम सा एहसास जागा। चेहरा धोकर मेरे ऑफिस में आइए। वो जेबों में हाथ डाले वापसी के लिए पलटा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप, उसने दांस्ता लब काटते जुमला अधूरा छोड़ दिया था। हसन ने मुस्कुराहट जब्त करते कदम आगे बढ़ाए। वो उसका इशारा समझ गया था। अगर उसे ये गलत फहमी थी कि वो अपनी हरकत पे माफ़ी मांगेगा तो ये उसकी खुश फहमी ही साबित हुई थी। वो गुस्से से नाक फुलाए और भुएं सकेड़े उसकी पुश्त को घूर रही थी। वो सिर्फ अकेली पीए ही नहीं थी बल्कि पर्सनल एडवाइज़र भी थी। बिल्डिंग के लास्ट
फ्लोर पे एक आर्ट गैलरी बना के उसे ऑफिस से अलग थलग कर दिया गया था, जहाँ हर साल ना सिर्फ हसन पाशा के बल्कि मुल्क के मेहनती और नए उभरते मुसव्वरों के फनपारे पेश किए जाते थे। 8 अप्रैल को हसन की बर्थडे थी, जो कि रमज़ान में आ रही थी। उसने वही दिन एग्जीबिशन के लिए चुना था। वक्त बहुत कम रह गया था और इसी हिसाब से मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा थी। काम में बिजी होकर वो सब कुछ भूल चुकी थी। हसन ने एग्जीबिशन का सारा काम उसके ज़िम्मे डाल दिया था। रमज़ान का चाँद नज़र आया और उम्मत मुसलमान इबादत में मसरूफ़ हो गई। ये वो वाहिद महीना था जिसमें सहरी और इफ्तारी की सारी तैयारियाँ फ़ाकिया और तलत मिल के संभाल लेती थी। बाकी 11 महीने खानसमा के हाथ का ही खाना खाने को मिलता था, और कोई ना सही मगर मनवा की ईद से पहले ईद हो जाती थी। उसे अपनी अम्मी के हाथ का जायका बहुत पसंद था और ये पूरा महीना वो उनके हाथ से बने सादा से खानों से लुत्फ़ उठाती। पहले वो उनके साथ किचन की कुछ जिम्मेदारियां भी उठा लेती थी, मगर जब से जॉब में मसरूफ़ हुई थी, उसका किचन में जाना ना होने के बराबर रह गया था। अलबत्ता उसने इबादत के मामले में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। ये वो महीना था जिसमें उसकी ख्वाहिश होती थी कि वो कम से कम सोए और अपना ज़्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत और नवाफिल की अदायगी में गुजारें। रमज़ान के सबब ऑफ़िस की टाइमिंग तब्दील हो गई थी, मगर उस पर ज़िम्मेदारी थी, इसलिए वो इफ्तारी से कुछ देर पहले ही लौट पाती। हसन पाशा ने उसे ऑफ़र भी की थी कि वो आराम से इफ्तारी ऑफ़िस में कर लिया करे, मगर मनवा किसी भी कीमत पर भी नहीं मानी। उसे इफ्तारी में हल्के फुल्के और सादा से खाने खाने की आदत थी, जबकि ऑफ़िस में सब कुछ खुले तेल में तला रेडीमेड मंगवाया जाता था। घर में सभी रोज़े रख रहे थे सिवाय शमामा के। वो पहले भी मारे बांधे कभी रोज़ा रख लिया करती, मगर अब तो वो बेड रेस्ट पर भी थी। अलबत्ता वो आधे पाकिस्तानियों की तरह जुमतुल मुबारक का रोज़ा ज़रूर रखती थी। आज का दिन मनवा के लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि आज उसे अपनी मेहनत का फल मिलने वाला था। आज एक तो जुमतुल मुबारक था, दूसरा हसन पाशा की सालगिरह और तीसरा आज के दिन ही एग्जीबिशन थी। वो 6 बजे ही आर्ट गैलरी पहुंच गई थी। हसन जब आया तो वो बेहद मसरूफ़ थे। कैसा इश्क था उसे काम के साथ। बेहद थकन के बावजूद भी उसकी पेशानी पे एक नागवार शिकन तक नज़र नहीं आती थी। रोज़े के बावजूद वो सबका ख्याल रखना अपना फ़र्ज़ समझती थी। वो उसकी मोहब्बत में तो पहले ही मुब्तला था, मगर ये मोहब्बत बहुत तेज़ी से इश्क की हदूद में दाखिल हो रही थी। वो भुला बैठा था कि उसकी कोई मनकोहा भी है, जिसके नाम तक से भी वो वाकिफ़ ना था। हाल बता ये जानता था कि वो बहनाम बेग की इकलौती बेटी थी, जिससे कभी मुलाकात तक ना हुई थी, और यही हाल मनवा का था। उसने सिर्फ महमश पाशा को देखा था। उनके बेटे का क्या नाम है और वो कैसा दिखता है, उसके बारे में उसकी मालूमात भी सिफर थी। निकाह के वक्त वो इस कदर इंतशार और ज़हनी दबाव का शिकार थी कि एक नज़र उठा के उसने खुद के साथ जुड़ने वाले शख्स का नाम तक न देखा था, और उन दोनों की यही बेखबरी उन्हें कितने बड़े नुकसान से दो चार करने वाली थी। वो लाइम थे। बुरे वक्त की आहटें उनके बहुत करीब रक्स करने लगी थी। मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ जितना आप साबित करने पे तुली। वो पेंटिंग्स के प्राइस टैग चेक कर रही थी जब वो उसके अकब में खड़ा खफकी से कह रहा था। मतलब? वो नोटपैड पे कुछ लिखती उलझन से उसकी तरफ देख रही थी। आप रोज़े की हालत में इतना काम करेंगी तो सब यही समझेंगे कि मैं बहुत जालिम किस्म का बॉस हूँ। पैंट की जेबों में हाथ डाले उसने पुरशौक नज़रों से उसे देखा। वो सफ़ेद घुटनों तक आती फ्रॉक और सफ़ेद ही स्कार्फ हिजाब की तरह उड़े बहुत मासूम और मोतबर लग रही थी। उसके चेहरे पे छाई पाकीज़गी उसे सबसे नुमायाँ और ख़ास साबित करती थी। बज़ाहिर वो सबसे फ्रैंकली होके मिलती थी, मगर न जाने उसमें ऐसा क्या था कि सभी उससे एहतराम के दायरे में रहकर पेश आते थे। ऐसा लोग समझते हैं, मैं नहीं। मैं वही करती हूँ जो मेरी जिम्मेदारी है, और बस। वो बहुत आजिज़ी से कह रही थी। इसमें और उसकी बातों में ऐसा सुकून था कि वो किसी की भी मिसाई पे पूरा उतर सकती थी। हसन की कॉल आ रही थी। वो सुनने के लिए साइड पे चला गया था। मनवा ने एक चोर नज़र उस पर डाली। वो अपनी आदत के मुताबिक एक हाथ पैंट की जेब में डाले आहिस्ता कदमों से फ़ोन कान से लगाए दूर जा रहा था। आज लोग और चीज़ें हमें चाहे जितनी मर्जी पसंद आए, मगर वो ऐसे हालात में मिली होती हैं कि हम चाह के भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाते। उनका दूर जाना और उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। एग्जीबिशन तवक्कुआत से भी बढ़ के कामयाब रही थी। हसन से ज़्यादा मनवा खुश थी। वो बार बार नम आँखों को पूंछती अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। हसन की नज़रें उसके गुलाबी मुखड़े पे बार बार भटक रही थी। वो अनजान नहीं थी मगर बन रही थी। अनजान रहने में ही भलाई थी, मगर वो बला का हैंडसम बंदा जब ऊंचे कह के लगाता तो उसका दिल हथेली में धड़कने लगता। खुद से भी नज़रें चुराती वो कंफ्यूज होती और रिजर्व हो जाती। आज की इफ्तार पार्टी हसन की सालगिरह की खुशी में थी। ये मनवा की ज़िंदगी की पहली इफ्तारी थी जब वो घर वालों के बिना बाहर इफ्तार कर रही थी। हसन बड़े गैर महसूस अंदाज में उसका ध्यान रख रहा था। पहली मुलाकात की बेख्तियारी के बाद वो बड़ा मोहतात होकर उससे मिलता था। बज़ाहिर गिफ्ट उसे मिलने चाहिए थे, मगर वो खुद अपने स्टाफ में तोहफ़े तकसीम कर रहा था। मेरा गिफ्ट? वो जो सब में गिफ्ट बांट रहा था। मनवा के सामने दस्ते तरफ दराज किए खड़ा था। वो ऐसे मौक़ों पे हौंक बन जाती थी और नन्ही बच्ची लगने लगती थी।
वो गिफ्ट नहीं लाई थी, उसे याद ही नहीं रहा था, या फिर उसने गिफ्ट देने का सोचा ही नहीं था। उसने शर्मिंदा होते टेबल पे धरे दराज से सफ़ेद गुलाब के फूल की कली निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। फिलहाल मैं यही दे सकती हूँ, मुझे मालूम नहीं था आप गिफ्ट मांग के लेते हैं, वरना ज़रूर ले आती। वो फूल देने के बाद जताना नहीं भूली थी कि उसके मांगने पे सिर्फ दे रही है। हदसान ने मुस्कुराहट जब्त की। उसने हर रंग के फूलों से सजे वाज में से सफ़ेद फूल ही क्यों दिया था, वो समझ रहा था। कोई बात नहीं, तुम्हारी पुरानी आदत है। पहली मुलाकात का हवाला देते उसके पास से हट गया था वो। दूर तक वादियाँ हैं फूलों की, मेरी आंखों में अक्स तेरा है। चांद निकलने लगा है पानी से, हर तरफ सावला सवेरा है। शमामा ने दिल खोल के खुद पे स्प्रे किया और फिर एक नज़र आईने में खुद को देखा। जीन्स पे सुर्ख शर्ट पहने और नफासत से किए गए मेकअप में नज़र लग जाने की हद तक हसीन और दिलकश लग रही थी। आज हसान की बर्थडे थी। उसने एग्जीबिशन में उसे इनवाइट किया था, क्योंकि आज जुमातुल मुबारक था और उसने रोज़ा भी रखा था, इसलिए आने से माजरत कर ली थी। मगर वो डिनर उसके साथ करने पे उसे राज़ी कर चुकी थी। उसका हाथ प्लास्टर से तो आज़ाद हो चुका था, मगर दर्द अभी बाकी था। खैर, वो अपनी मनपसंद हस्ती के लिए इतना दर्द तो बर्दाश्त कर ही सकती थी। वो दोनों इस वक्त ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठे थे। खाना सर्व होने में अभी कुछ देर बाकी थी। डिनर से पहले शमामा ने केक ऑर्डर किया था, जो उसके बेहद इसरार पे उसने काट दिया था। वो बच्चों की तरह तालियां पीट रही थी और हदसान उसकी खुशी देखकर खुद खुश हो रहा था। क्या सोच रहे हो? डिनर के बाद वो दोनों ही व्यू आ गए थे। खुशगवार ठंडी मीठी हवा चल रही थी। उसे गुमसुम अपने साथ टहलते देख वो इस्तफसार किए बिना न रह सकी थी। आई एम मैरिड। वो उसके अचानक कहने पर रुक सी गई। कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। मजाक सोच समझ के करते हैं हदसान। अगले ही पल वो खुद को संभाल गई। वो ये सब मजाक समझ रही थी। मजाक मैंने नहीं, बल्कि ज़िंदगी ने मेरे साथ किया। जिसे मैंने चाहा वो मुझे तब मिली जब मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं रहा था। वो शिकस्ता लहजे में कह रहा था। शमामा को ठोकर लगी। हालांकि रास्ते में ना कोई रुकावट और ना ही पत्थर था। वो संभल गई थी। फिर कुछ था जो बहुत तेज़ी से ज़मीन बोस हुआ था। अच्छा, तुमने पहले नहीं बताया, कैसी है? यकीनन बहुत खूबसूरत होगी। वो चाहते हुए भी अपने लहजे को कांपने से रोक नहीं पाई थी। पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि बाबा के दोस्त है आजिम बेग, अंकल की इकलौती बेटी। नाम क्या, कैसी दिखती है? मुझे मालूम नहीं। वो उसकी तरफ देखे बिना कह रहा था। शमामा का सर चकराने लगा। वो तो निकाह से भाग गई थी, फिर ये सब क्या था? एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। उसे आंधियों की जद में छोड़ के खुद लंबे लंबे डग भरता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। वो जिन हालों में घर लौटी थी सिर्फ वही जानती थी। लॉन की कुर्सियों पे फाकिया और तलत बानो उसी के इंतजार में जाग रही थी। वो दोनों से आता देखकर पुरसुकून हो गई थी। मेरे चले जाने के बाद इस दिन घर में क्या कोई निकाह हुआ था? वो फाकिया के सामने खड़ी पूछ रही थी। फाकिया समेत तलत बानो ने भी चौंक के उसे देखा। हाँ हुआ था, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? किसका? वो फाकिया का सवाल नज़रअंदाज कर गई थी। मनवा का, जवाब तलत बानो ने दिया। मनवा का। वो एक कदम पीछे हटी। कांसू टूट के तेज़ी से गाल पे फिसलता चला गया। वो अंदर की तरफ भागी। क्या हुआ है, बताओ तो सही। फाकिया उसे पुकारती रह गई थी। वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बेड पे ढेर हो गई थी। सुबह वो कितनी खुश थी, और कुछ घंटे कबल हदसान के साथ डिनर करते वो सी व्यू पे चहलकदमी करते भी वो हवाओं में उड़ रही थी, और अब वो रेज़ा रेज़ा हुई खुद को बिखरते हुए देख रही थी। मनवा उसके लिए सिर्फ फुप्पो की बेटी और मामू की भांजी के अलावा कभी कुछ नहीं रही थी। उसकी वजह से आज़म बेग की तवज्जो बटी थी। वो अपनी मोहब्बत में उसे भी शामिल कर चुके थे। वो मोहब्बत जिस पे सिर्फ उसका हक था, उसमें मनवा भी शामिल हो चुकी थी। मनवा से नफरत करने की उसके पास बहुत सी वजह थी, और आज इन वजूहात में एक और इजाफा हो गया था। पूरी दुनिया को छोड़कर उसका दिल जिस लड़के पे आया, उसे मनवा का होता देखना उसे हरगिज़ गवारा ना था। वो तो अपनी जैसी चीज़ें या कपड़े कभी भी उसे इस्तेमाल नहीं करने देती थी, फिर हदसान को उसके हवाले कैसे कर देती। अब तक जो बुरा हुआ था उसमें सिर्फ अच्छा ये था कि हदसान उसे अपनी मन को हाथ समझ रहा था, और इस बात से कैसे फ़ायदा उठाना था ये वो बाखूबी जानती थी। सुबह सहरी की टेबल पे जब शमामा भी आई तो सबने खुशगवार हैरत में घिरकर उसे देखा था। जब से वो घर वापस लौटी थी सभी ने उसमें तब्दीली नोट की थी, और आज तो सबका खुशी से हाल ही जुदागाना था। तलत ने माशाल्लाह कहा और फाकिया ने आगे बढ़ के उसकी पेशानी ही चूम ली। आज़म बेग मुस्कुरा दिए, जबकि मनवा ने कोई ख़ास नोटिस न लिया था। वो कितनी देर से शमामा की चुपती नज़रें खुद पे घड़ी महसूस कर रही थी। वो पहले तो नज़रअंदाज करती रही, लेकिन बाद अज़ाव से उलझन सी होने लगी थी। वो जल्दी से सहरी करके वज़ू करने के लिए उठ खड़ी हुई। उसकी रूटीन थी कि वो फजर हमेशा लॉन में खुले आसमान तले मलगुजे अंधेरे में अदा करती थी। उसे अंधेरे में डूबा टमटमाते तारों से भरा आसमान बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे ही सफ़ेदा शहर की लकीर नमूदार होती, वो एक एक करके तारे गायब होना शुरू होते। वो उठ के थोड़ी देर चहलकदमी करती और फिर अपने कमरे में आके कुरान पाक की तिलावत करती थी। आज भी वो वज़ू करके जाए नमाज हाथ में उठाए लॉन में आई तो अपने पीछे आती शमामा को देखकर ठटक गई।
सुना है तुम्हारा निकाह हो गया, वो भी मेरे एक्स मंगेतर से। वैसे तो बड़ी खुददारी का ढोंग रचाती फिरती और मेरी ही उतरन पहन ली। वो जहर उगलना शुरू हो चुकी थी। मनवा के अंदर गुबार सा भरने लगा। वो मंगेतर जिससे बचने के लिए तुम अपने बाप की इज्जत दाव पे लगा गई थी, उसका अंदाज़ा खुरदरा सा था। और हाँ, वो तुम्हारी उतरन हरगिज़ नहीं था। उसे मेरे अल्लाह ने मेरे लिए चुना था। फिर वो तुम्हारा किस तरह हो जाता? वो मेरा नसीब था, इसीलिए तुमसे छीनकर कातबे तकदीर ने उसे मेरे हवाले कर दिया। वो शमामा की नफ़रत का जवाब देते जाए नमाज बिछाने लगी। शमामा ने उसे नागवार नज़रों से पेशानी पे बल डाल के देखा। तुम्हारा ये रिश्ता ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, क्योंकि छीनी हुई चीज़ें आसेब ज़दा होती हैं, उनके साथ रहना नसीब नहीं होता। वो नफ़रत से कह रही थी। चलाना है भी किसे, मुझे तो जीना है। और आसेब हौसले की चट्टान से टकरा के पाश पाश हो जाते हैं। वो आज हर तरह से शमामा को मात देने पे तुली बैठी थी। खैर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, छीन के ज़िंदगी गुजारने का फ़न तो तुम्हें वरासत में मिला है। ठीक कहा ना मैंने? वो दिल जलाती मुस्कान चेहरे पे सजाए तस्दीक मांग रही थी। और ये वाहिद ताना था जो मनवा की ज़ात को सिफर कर देता था। उसके पास जवाब नहीं था और शमामा टलने वाली नहीं थी। उसने दांस्ता नमाज की नीयत बांध ली। बहुत जल्द तुम हसान की ज़िंदगी से बाहर होगी, क्योंकि मैं तल्लत बानो नहीं हूँ जो लूट का माल यूं ही रब की रज़ा जानकर जाने दे। मैं शमामा बेग हूँ, मैं सूद समेत सब तुमसे वापस लूँगी। वो शोलाबार नज़रों से उसके पाकीज़ा चेहरे को देखते अपनी मगरूर तकब्बुर सोचों समेत अंदर की तरफ बढ़ गई थी। नहीं फुर्सत यकीन जानो हमें कुछ और करने की, तेरी यादें तेरी बातें बहुत मसरूफ़ रखते हैं। आर्ट गैलरी को लॉक करके वो लिफ्ट में दाखिल हो गई थी। लिफ्ट अभी ग्राउंड फ्लोर से दूर ही थी कि एक दो झटके लगे और लिफ्ट बंद पड़ गई। मनवा ने मारे घबराहट के कहीं बटन दबाए, मगर शायद लिफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। हवास भागते हुए ने उसने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कोई बाहर होता तो सुनता। इफ्तार में कुछ देर थी, इसलिए सारा स्टाफ रवाना हो चुका था। बाहर सिर्फ वॉचमैन और गार्ड्स ही हो सकते थे, लेकिन उन तक आवाज़ पहुंचाना नामुमकिन था। लिफ्ट में मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। किसी को फ़ोन करना या मैसेज करना भी नामुमकिन था। उसके असाब शल होने लगे थे। पसीने से तर चढ़ा लिए वो घुटनों में सर देखकर रोने लगी थी। रोज़े की हालत में चिल्लाने की आवाज़ से उसके गले में खराशें पड़ गई थी। शिद्दत प्यास से हलक में मानो कांटे उगाए आते थे। वो दोहरी अजियत का शिकार थी। लिफ्ट में हैबत तारी कर देने वाला सन्नाटा तारी था। वक्त की संगीनी किसी भारी सिल की तरह उसके सर पे मुसल्लत थी। क्या वो यहीं इस लिफ्ट में दम घुटने की वजह से मर जाएगी? ख्याल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। या अल्लाह मदद! उसकी लर्ज़ती सिसकियाँ जैसे दम तोड़ने लगी थी। जिस पल उसकी आवाज़ ने काम करना छोड़ दिया और वो बेहोश होके एक जानिब को लड़क गई। ठीक उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और परेशान व तशवीश ज़दा हसन पाशा वॉचमैन के साथ अंदर आके उसकी तरफ बढ़ा था। हाल ये है कि तेरी याद में गुम हूँ, सबको मेरी मुझे तेरी पड़ी रहती है। उसे ऑफिस में कुछ ख़ास काम तो नहीं था, मगर सिर्फ इसीलिए रुका हुआ था कि मनवा गैलरी में मौजूद थी। वो उसके बाद ही घर जाना चाहता। अवतार में जब चंद मिनट रह गए तो ऑफिस से निकल के बाहर आ गया था। उसने जब वॉचमैन से मनवा के बारे में इस्तफसार किया तो वॉचमैन ने नफ़ी में जवाब दिया और ये कहा कि वो तो लिफ्ट और ऊपर के दरवाजे भी बंद कर चुका है। और बस हसन का माथा ठनकर वो एक पल भी ज़ाया किए बिना ऊपर की तरफ दौड़ा था। वॉचमैन को भी किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, तो इसीलिए चाबियां उठा के वो भी उसके पीछे लपका था। हर जगह की तलाशी के बजाय वो सीधा लिफ्ट की तरफ भागा था, जैसे कोई आला फिरता उसके अंदर जो उसे बिल्कुल सही मकाम तक लेकर गया था। वो उसे लिफ्ट में मिली थी बेहोशी की हालत में। वो उसे उठा के सीधा अपने कमरे में लाया था। वो खौफ के सबब और दम घुटने की वजह से बेहोश हुई थी। हसन बड़ी दिक्कतों से उसे होश में लाने में कामयाब हुआ था। फिर जैसे ही उसने आंखें खोली वो जैसे फिर से जी उठा था। मारे तशक्कुर के उसकी आंख का कोना नम हो गया था। हसन, उसकी आवाज़ में बेकरारी और तड़प रची बसी थी। हसन सरहद से उसके करीब हुआ था। मनवा बेसाख्ता उससे लिपट गई थी। दोनों की धड़कनों ने तूफान बर्पा कर दिया था। वह दोनों हर चीज़ से बेनियाज यकजान दो कालिब हुए शिद्दतों से एक दूसरे को भींचे हुए थे। अल्लाह अकबर! दूर किसी मस्जिद में मुअज्जिन ने सदा लगाई तो वो दोनों चौंक के होश में आए। पानी! वो नज़रें चुरा रही थी, अपनी बेखुदी पे शर्मिंदा थी। हसन के गिलास उसकी तरफ बढ़ाने पे नज़रें उठाए और गिलास थाम के फ़ौरन झुका ली। पानी के चंद घूंट पिए। शर्मिंदगी एक तरफ, रोज़ा तो अफ्तार करना था। आप! वो उठने लगा तो वो बेसाख्तगी में कह गई। नज़रें जब चार हुई तो वो ज़्यादा देर ताब न ला सकी। आपका भी तो रोज़ा था ना? उसने पुकारने की तर्जीह पेश की। उसे कमरे में सिर्फ यही पानी का गिलास नजर आया था, इसलिए उसकी फ़िक्र में कह गई थी। हसन ने उसके हाथ से गिलास थामा और उसे नज़रों में फोकस किए। चंद घूंट भरे। मनवा ने रुख मोड़ा। वो गिलास साइड पे रख के उठ खड़ा हुआ। चलें? वो उसकी बेचैनी भांप गया था, इसीलिए उसे उठने का कहा। मैं आपको घर ड्रॉप करूँगा। बहस का मूड नहीं है, उसे इनकार करके पल तोलता
देख हसन ने वार्निंग दी और उठ के दरवाजे से बाहर निकल गया। मरता क्या न करता कि मुसादिक वो भी उसके पीछे ही बाहर निकल गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। मनवा का अंदाज खोया खोया सा था। हसन ड्राइविंग करता गाहे बगाए उस पर भी नज़र डाल लेता था। उसने खाने की ऑफ़र नहीं की थी, जानता था वो बाहर का कुछ भी नहीं खाती। गाड़ी एक सिग्नल पे आके रुकी तो किसी ने हसन की तरफ का शीशा बजाया। उसने शीशा नीचे किया तो बाहर एक 15-14 साल का लड़का हाथ में गजरे लिए खड़ा था। साहब, बीबी जी के लिए ले लो। क्यों, मैं अपने लिए नहीं ले सकता? उसने मुस्कुराते हुए बच्चे को छेड़ा था। आप कैसे पहन सकते हो साहब, ये तो बीबी लोग पहनती हैं। बच्चा झिम्पा हुआ कह रहा था। हसन ने कहका लगाया। मनवा किसी गहरे ख्याल से जागी और उसके खूबसूरत कहके में खो सी गई। लाओ यार, सारे दे दो। उसने वॉलेट से पैसे निकाल के बच्चे की तरफ बढ़ाए। बच्चा हैरान हुआ। सारे? हाँ यार सारे। उसके दोस्ताना अंदाज में कहने पे बच्चे ने वो 6-7 गजरे उसकी तरफ बढ़ा दिए। साहब, खुले नहीं है। बच्चा नीला नोट देखकर परेशान हुआ। कोई बात नहीं, तुम सारे रख लो, उसने फराग दिली से कहा। बच्चा पहले हैरान हुआ फिर खुश। उसे और मनवा को दुआएं देता सड़क की दूसरी तरफ गायब हो गया। सिग्नल खुला तो उसने गाड़ी आगे बढ़ाते सारे गजरे मनवा की गोद में डाल दिए। उसने हड़बड़ा के हसन की तरफ देखा। देखिए, मैं उस बच्चे की मदद करना चाह रहा था। अगर इसे फेंक चाहे होते तो वो यूँ फूल बेच ना रहा होता, इसलिए मैंने ये ख़रीद लिए। अब घर में कोई औरत तो है नहीं, इसलिए आपको दे देते। वो बड़े मतलब लहजे बोल रहा था। मनवा की तसल्ली हुई या नहीं, मगर वो रुक फेर के गाड़ी से बाहर देखने लगी थी। गाड़ी जब मनवा के बनाए हुए पते पे आकर रुकी तो एक लम्हे के लिए वो शॉक सा रह गया। तो क्या ये मनवा ही वो लड़की है? इस ख्याल के आते ही दिल यकबार की धड़का। वो भी मनवा के पीछे गाड़ी से उतरा। आप आजम बेग की वो मामू है मेरे। उसका जुमला चकते वो कुछ देर पहले नमूदार होती किरण को बुझा गई थी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़, वो धीरे से कहती उसकी हालत से बेखबर गेट खोल के अंदर चली गई थी। वो पलट के तेज़ी से गाड़ी में बैठा और भगा के ले गया अपने कमरे की खिड़की से। ये मंजर देखती शमामा तेज़ी से खिड़की बंद करती नीचे आई थी। दूर आसमान पे सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले शमामा से एक कदम आगे चल रहा था। उसके पैरों के निशान पे पैर रखती वो गुलाबी शर्ट में खिली पड़ रही थी। खिलाफ़े मामूल आज गले में स्टूल भी नज़र आ रहा था। कभी मिलना चाहोगे अपनी मनकुहा से? सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि वो कितने पल ठहर के दम बखुद सा उसे देखता रहा था। तुम्हें ये ज़रूर देखना चाहिए। उसके गुंग अंदाज पे शमामा ने अपना ID कार्ड आगे बढ़ाया। शमामा आजम बेग, एक करंट था जो उसे ज़ोरदार झटका देकर गया था। ये कैसा है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो सख्त दहशत ज़दा सा अटकते हुए सवाल कर रहा था। शमामा के अंदर कमीनी सी खुशी सर उठाने लगी। उसका होमवर्क मुकम्मल था। वो हर पहलू और हर जाविये पर गौर कर चुकी थी। एक घर में ही रहते हुए वो इतना तो जान ही चुकी थी कि मनवा हसन को सिर्फ अपने बॉस के तौर पे जानती है। दोनों ही एक दूसरे से लाइल्म है और उनकी लाइल्मी का फ़ायदा अब शमामा उठा रही थी। ओह माय गॉड, इज़्तिरारी अंदाज में हसन ने अपने बाल नोचे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस दिन जब तुमने डैड का नाम लिया तो अंदाज़ा हुआ, वरना तुम्हारी तरह मैं भी लाइल्म थी। तुम जानते तो मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया था। डैड ने कहा था मैं तुमसे मिल लूँ, मगर तुम्हारी तरह मैं भी इस निकाह से खुश नहीं थी, इसलिए बज़ाहिर हामी भरने के लिए मैं ऐसे कोशिश नहीं की। वो बड़ी रवानी से झूठ बोल रही थी। हसन को तो चकरा कर ही रह गया था। उसने हसन से ये कहा था कि वो अपने निकाह से भागी है या नहीं, इस बात को दोनों ने ही डिस्कस नहीं किया था और आज यही बात शमामा के हक़ में जा रही थी। तो फिर अब हसन का लहजा बुझा बुझा था। अब क्या? मैं तो आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। शमामा ने चाल चली। मतलब मैं कल भी इस निकाह से खुश नहीं थी और आज भी नहीं हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं हसन। वो काफ़ी शातिर खिलाड़ी साबित हो रही थी। वो मुतही रह गया। वो पास रख के एक बेंच पर बैठ गया था। तुम किसी और को पसंद करती हो? वो गहरी नज़रों से उसे देखता पूछ रहा था। उसके करीब बैठते शमामा एक अदा से मुस्कुराई। ऑफ कोर्स, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? वो बड़े मतवाज़िन लबो लहजे में कह रही थी। कुछ देर उसके लफ्ज़ों की सदाकत जांचने के बाद हसन ने गहरा तमानियत भरा सांस भरा। तो अब क्या करना है? वो रिलैक्स होता पूछ रहा था। शमामा दिल ही दिल में मुस्कुराई। डाइवोर्स, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। शैतान अपनी चाल चल चुका था। इसके बुने हुए जाल में हसन बिना किसी हिलो हुज्जत के आ फंसा था। 2 जिंदगियां हसद के दायरे में आके दाव पे लग चुकी थी। क्या भला हो के इंसान रब की रज़ा में राज़ी रहना सीख ले। जो मिल गया उस पर साबिर और शाकिर हो जाए। क्या वो 70 माह से ज़्यादा चाहने वाला अपने बंदे के दिल को नहीं जानता? क्या वो बिन मांगे अता नहीं करता? कर देता इंसान की तवक्कुआत से भी ज़्यादा। मगर हम नाशुक्रेपन में ये उस वक्त जानते हैं जब सब कुछ अपने हाथ गंवा बैठते हैं। फिर सिवाय हाथ मलने और वावेला करने के कुछ नहीं बचता। क्या हसन भी अपने साथ कुछ ऐसा करने वाला था? किसे खबर, सिवाय उस ज़ाते बाबरकत के असर से
कुछ पहले का वक्त था। हसन अपने ऑफिस में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। सर, आपकी एक अहम मीटिंग है, आपको 15 मिनट में निकलना है। वो उसे एक ज़रूरी फाइल देने आई थी। जाते जाते याद हानि ज़रूरी समझी थी। हसन सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके पास से गुजरते एक पल को रुका था। वो बहुत गौर से उसके दिलकश नकुश देख रहा था। आपकी आंखों में काजल प्यारा लगता है, वो कहकर रुका नहीं था, बाहर निकल गया था। मनवा को बात जैसे ही समझ आई, उसकी बहुएं तन गई। वो तेज़ी से पलटी और अपनी चीज़ें समेटने लगी। समझते क्या है खुद को, कुछ भी कर लेंगे, कुछ कह देंगे और मैं चुप रहूँगी। अब मैं एक पल नहीं रुकूंगी यहाँ। करते हैं तो कर देंगे केस। वो लब भींचे तेज़ी से अपनी चीज़ें समेट रही थी। मनवा, बेटे आप यहाँ। वो जो तेज़ी से बाहर निकल रही थी, सामने खड़ी महमश पाशा को देखकर ठठक गई। अंकल, आप यहाँ कैसे? वो तेज़ी से उनके करीब आई थी। महमश पाशा सवाल के बदले सवाल सुन के मुस्कुरा दिया। आगे बढ़ के शफकत से उसके सर पे हाथ रखा। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा तो इसलिए पूछ लिया। वो अपनी सफाई देते बोली। यह आपने सही अंदाज़ा लगाया। एक्चुअली एक मसला उठ खड़ा हुआ था, बस उसी सिलसिले में चीन जाना पड़ गया। आज ही ऑफिस लौटा हूँ, इसलिए सोचा एक चक्कर ऑफिस का भी लगा लूँ। देखो तो साहबजादे ठीक तरह से सब संभाल भी रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ आके अंदाज़ा हुआ वो तो बहुत कुछ संभाल चुके हैं। उसे तफसीली जवाब से नवाजते आखिर में शरारत से किसी और बात का हवाला दे गए थे। मनवा समझ नहीं पाई। वो तो लव साहबजादे पे अटकी हुई थी। हसन से मिली हैं आप? उन्होंने खुद ही उसकी मुश्किल आसान कर दी। वो मेरे बॉस हैं, हर रोज़ ही मिलती हूँ। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि मेरे इकलौते बेटे से मेरी इकलौती बहू का मिलना तो ज़रूरी है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हसन और अपने रिश्ते से आगाह नहीं? वो ज़ीरक निगाह थे। मामला एक पल में समझ गए थे। मनवा का अजली हौंकपन ऊद के आया। वो आंखों और मुंह खोले उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे उनके सर पे सींग उगाए हों। यानी मेरा अंदाज़ा सही है? वो उसे हैरतों के समंदर में खोता है ज़ंदीक अपने अंदाज़ की पुख्तगी पे मुस्कुराए। मैं और वो, मतलब सर हसन सर? नहीं, हम दोनों। उफ, बेरब्त बोलती वो चकरा के रह गई थी। जब तुम्हारा ये आला तो इसका मतलब है कि हमारे साहिबजादे भी नावाकिफ़ ही हैं। महमश पाशा को ये सारी सिचुएशन मज़ा दे रही थी। मनवा ने खजालत से सर झुका लिया। बहरहाल अब उसे आगाह तो करना पड़ेगा। खैर, ये हक आपको दिया जाए और इस अहमको के सरदार को बताए कि जिसको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रखा हुआ है, दरअसल वही उसकी पर्सनल बीवी है। और शरारती लबो लहजे में कहते उसे मतविश कर गए थे। ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो आने वाले वक्त का सोच के कान की लो तक सुर्ख पड़ गई थी। उसने घर आके सबसे पहले अलमारी से अपना निकाहनामा तलाशा था। मनवा से ज़रा ऊपर लिखा हसन पाशा पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था और उसके दस्तखत पहचानती थी। पल में आंख, बादल, अश्क, बरसात का रूप धार गए थे। आंसू सीधे दिल की ज़मीन पे गिरते नई शादाब मोहब्बत की सतरंगी कोंपले खिला रहे थे। हर तरफ फूल ही फूल खिल उठे थे, जिनकी मसहूर कुन खुशबू और नरमाहट उसके दिल का सख्ती से बंद हर किवाड़ और खिड़की खोल के बहुत गहराई तक सिर्फ एक ही खाका, एक ही शबीह तराश रहे थे, जिसे पूरा हक और इस्तेहकाक हासिल था। क्योंकि वो तो सदियों इस दिल का मकीन था। अव्वल भी वही था, आखिर भी वही, इब्तदा भी उसके लिए थी और इंतहा भी, आगाज़ भी वही था और अंजाम भी वही। दिल एक दलदली ज़मीन है जहाँ हर रोज़ हज़ारों चेहरे मोहब्बत के धोखे में लापता हो जाते हैं। अगले दिन वो खूब दिल लगा के तैयार हुई थी। सब्ज़ लॉन के सूट में सब्जी ही बड़े से दुपट्टे को स्कार्फ की तरह ओढ़े। वो बहार के मौसम में खिला सबसे खुश रूह गुलाब का फूल लग रही थी। आंखों में काजल की लकीर खींचते उसके कानों में हसन का जुमला रस घुल गया था। उसके गुलाबी लिप ग्लोस में रंग कटाव होंठ किसी हसी ख्याल के तहत मुस्कुरा उठे थे। यह एहसास ही फ़र्ज बख्शता कि वो किस नामहरम नहीं बल्कि अपनी शरई महरम के लिए तैयार हो रही थी। घर से निकलने से पहले उसने खुद को हमेशा की तरह बड़ी सी चादर में ढांप लिया था, मगर इस सब के बावजूद भी उसके वजूद से फूटती खुशी और शादमानी की लहरें शमामत से छुपी नहीं रह सकती थी। उसकी कारदार तंजिया और तमस्खुर ज़्यादा नज़रों ने गेट से बाहर निकलने तक मनवा का पीछा किया था। वो ऑफिस पहुंची तो हसन किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। वो अपनी चेयर पे आके बैठ गई थी। उसने आंखें बंद की और तसव्वुर की निगाह से हसन के खूबरू चेहरे को मुकम्मल इस्तेहकाक से देखने लगी। बाज़ लम्हात बयान से बाहर होते हैं, यूँ कि आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा होता है, मगर आप चाह के भी उन्हें ज़बान तक लाने से कासिर होते हैं। कुछ ऐसी कैफियत का शिकार होकर वो हसन के कमरे के बाहर खड़ी थी। ये पहली दफ़ा था कि वो कमरे में जाते ही
झिझक का शिकार थी। उसने हिम्मत करके नॉब घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर दाखिल होने की नौबत ही नहीं आई थी। वो अंदर गूंजती आवाज़ उसके शीरी लबो लहजे की मालकिन से बाखूबी वाकिफ़ था। पेवन से उसे हदसान की वापस आने का हुक्म हुआ था, मगर उसके साथ कोई और भी था। वो लाइल्म थी और वो कोई और शमामा बेग होगी, ये तो उसके सानो गुमान में भी नहीं था। बहुत अर्जेंटली अपनी दोस्ती के वास्ते देकर ये पेपर तैयार करवाएं। तुम जानते ही हो आजकल मईद की छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए किसी भी वकील का मिलना और ये काम इतनी जल्दी करना नामुमकिन था। तुम भी एक नज़र इन पेपर्स को पढ़ लो। मेरे ख्याल से तुम तो सब ठीक ही है। कमरे के एक तरफ बने सिटिंग एरिया के सोफ़ों पे वो दोनों आमने सामने बैठे थे। हदसान ने एक नज़र तलाकनामा पे दोहराई और मुतमईन होता रिलैक्स होकर बैठ गया। थैंक यू वेरी मच शमामा, तुमने एक बहुत बड़ा भारी बोझ मेरे सर से उतार दिया, वरना मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि जब डैड अंकल और बेग अंकल और डैड को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। खैर, जब तुम भी इस निकाह से राज़ी नहीं हो तो इन्हें हमारी बात समझनी ही पड़ेगी। वो बड़े मुतमईन लबो लहजे में बोल रहा था। यस यू आर राइट, इन दोनों ने भी हमारे साथ ज़बरदस्ती की थी। मैंने बार बार डैड को मना किया था, मजाल है जो उन्होंने कान धरे। इस सब का हल अब ये तलाक ही है। तुम्हारे साइन करते हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे, फिर तुम भी कर लेना अपनी मनपसंद हस्ती से शादी। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल तो होगा, वो एक सरशारी एक तरंग में कहती। आखिर में उसे आने वाले हालात की संगीनी से आगाह कर रही थी। ये तो हकीकत है, बेग अंकल हमारी डाइवोर्स के बाद मुश्किल से ही अपनी भांजी का हाथ मुझे थमाएंगे, वो जो अभी तक उनकी गुफ्तगू समझने की कोशिश कर रही थी। एकदम से जैसे तूफान की जद में आई। ये शमामा क्या कह रही थी और क्या करने की कोशिश कर रही थी? मनवा को पल में उसकी घटिया ज़हनत का अंदाज़ा हुआ। और हदसान क्या वाकई इतना बेवकूफ़ था? ये शमामा के बिछाए जाल में आ फंसा था। खैर, तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल जो करने बैठी हैं वो तो निपटाइए। उसने पेंसिल थाम के कागजात टेबल पे धरे। उसे देखकर शमामा के चेहरे पे बड़ी दिलअवेज़ मुस्कान खिली थी। बस 3 पेपर्स और 3 साइन और सारा खेल खत्म। वो कमाल महारत से कागजात तो पहले ही बदल चुकी थी। जो कागजात उस वक्त हदसान के सामने फैले थे उनमें हदसान और शमामा का नहीं बल्कि हदसान और मनवा का नाम था। मनवा फुर्ती से अंदर दाखिल हुई। हदसान समेत शमामा ने भी चौंक के उसे देखा। क्या है ये सब? उसका इशारा यहाँ चल रहे खेल की तरफ था। हदसान शमामा को भी उसकी यहाँ आमद और फिर इस सवाल की तवक्को नहीं थी। हदसान फुर्ती से उठ के उसके करीब आया। मनवा, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, लेकिन इससे भी पहले आई लव यू, आई रियली लव यू। ये जो निकाह हुआ इसमें मेरी बिल्कुल रज़ा शामिल नहीं थी। मैं ये निकाह बिल्कुल नहीं करना चाहता। ये सब डैड की ज़िद का नतीजा था। ट्रस्ट मी, मैं हर हाल में ये निकाह ख़त्म करना चाहता था। मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। आज ये तलाक हो जाएगी, फिर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वो उसे शानों से थामे बहुत लगावट से कहता, कन्विंस करता, अपनी शदीद मोहब्बत का इजहार कर रहा था। यू लव मी, और आपको लगता है ये तलाक होने के बाद हम एक हो जाएंगे? सीरियसली? वो काटदार लहजे में बोली। ऑफ कोर्स हम एक हो जाएंगे। बेग अंकल को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मेरा साथ दें तो सब आसान हो जाएगा। यानी इस निकाह के ख़त्म होने का आपको ज़रा दुख नहीं होगा? वो नैन कटोरों में पानी जमा के उससे पूछ रहे थे। मनवा पहाड़ में झोंक के इस निकाह को। मैं आपको चाहता हूँ। वो चला उठा था। अगर मैं आपको ना मिलती तो तब क्या करते आप? मैं तब भी ये निकाह ख़त्म कर देता। मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है, वो कतियत से कहता। जाने में बहुत कुछ ज़मीन बोझ कर गया था। मनवा ने ज़ोर लगा के उसे खुद से परे धकेला। अगर आपकी नज़र में इस निकाह की कोई अहमियत नहीं है तो फिर मेरी नज़र में भी आपकी मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं, मिस्टर हदसान पाशा। वो पहली बार जब्त करके चलाई थी। हदसान मुतहिद निगाहों से उसे तकता रह गया था। इस सब में कोई हस्ती मुतमईन और पुरसुकून थी तो वह सिर्फ शमामा थी। खेल उसकी तवक्कुआत से भी बढ़ के मज़ेदार और दिलचस्प हो चुका था। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हदसान ने उसका हाथ थाम लिया था, वही हाथ जिसमें ज़िंदगी का परवाना थाम के लायक थी। क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ हदसान पाशा। वो कतई अजनबी अनजान लहजे में बोलती खींच के अपना हाथ छुड़ा गई थी। एक जर सा कागज़ तड़ी हालत में हदसान के हाथ में रह गया था। वो इतना ज़िद्दो रंज का शिकार हुआ था कि उसके पीछे चाहने के बावजूद भी नहीं भाग पाया था। इट्स ओके वजदान, ये इसका फितरी रद्द-ए-अमल है, ठीक हो जाएगी वो। तुम थोड़ा सा टाइम दो इसे। शमामा ने उसे कंधे से पे हाथ रखते तसल्ली दी। इन्हें बुरा लगेगा, जानता था वो इस तरह से रिएक्ट करेगी। मैं सोच भी नहीं सकता था। वो शिकस्त खोरदा सा कह रहा था। मैं ये पेपर्स खुद तुम्हें भिजवा दूंगा। इस वक्त मैं तना रहना चाहता हूँ। आई होप यू नेवर माइंड। वो उससे नज़रें मिलाए बिना कह रहा था। शमामा कंधे उचकाते हुए बाहर निकल गई थी। पीछे उसने ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो उसकी मोहब्बत ठुकरा गई थी। हदसान का डर मुजस्सम उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम मोहब्बत का जिसने सजा रखा होगा। वो जिस कदर तोड़ फोड़ का शिकार थी, दूर ही से
महमश पाशा को किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। वो उसका हाथ पकड़ के अपने ऑफिस में ले आए थे। उसे सोफे पे बिठा के उन्होंने पानी का ग्लास ज़बरदस्ती उसके मुंह से लगा दिया था। चंद घूंट भर के रोते हुए वो जो बोलना शुरू हुई, उनसे संभालना मुश्किल हो गया था। शमामा इतना कैसे गिर सकती है? उसकी दास्तान अलम सुनने के बाद वो बेसाख्ता क्या उठे। शमामा नहीं, गिरा आपका साहिबजादा है, सू करती वो उन्हीं के अंदाज में। साहिबजादा बोली तो इस सिचुएशन में भी उनकी हंसी छूट गई, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने ज़रा सा रुख मोड़ लिया। अभी कान खींचता हूँ उस गधे के एमको का सरदार ना हो तो। वो जितना रो रही थी उसे देख के उनका पारा हाई होने लगा था। वो उठने लगे थे कि उसने उनका हाथ पकड़ लिया। वो अपनी मर्ज़ी से ये सब कर रहे हैं, अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुमने बताया था उसे कि तुम ही वो लड़की हो जिससे निकाह हुआ था उसका? नहीं, और कभी बताऊँगी भी नहीं, वो ज़िद्दी लहजे में आंसू पूंछते बोली। पर बरसाती के सावन के ज़िद्दी बादल की तरह बरसे जा रही थी। इस तरह से तो मसले हल नहीं होते। वो जला उठे थे। उसका जज्बात और अकेलापन देख के ये निकाह उन्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगने लगी थी। उनकी नज़र में इस रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं। मुझे तलाक देकर मुझसे ही शादी करेंगी? उसने सिसकारी भरी। उल्लू है वो भी, पढ़ा लिखा। उन्हें हसान पे तप चढ़ी। मनवा उठ खड़ी हुई। कह दीजिएगा उन्हें, भेज दे तलाक, मर नहीं जाऊंगी मैं। वो इतनी सी बात के दौरान जिस तरह कदर हिचकियाँ और सिसकियाँ भर रही थी, वो समझ गए थे कि कैसे जिएगी वो। उसके निकलते हुए कुछ सोचते हुए हसान के कमरे की तरफ चल पड़े। वो कितनी देर से कमरे में लट्टू की मानी चकरा रहा था। उसे मनवा के इतने शदीद रिएक्शन की वजह समझ नहीं आ रही थी। जब शमामा को कोई एतराज़ नहीं था तो वो क्यों शोर मचा रही थी? सारी खराबियों की जड़ ये निकाह ही है। उसने एक हाथ का मुक्का मेज़ पर मारा। मैं इसे ही ख़त्म कर दूंगा। उसने अपनी सोच अपनाते सोफे से पे कागजात पेपर्स सीधे किए। पेन उठाने के लिए जो ही सीधा हाथ बढ़ाया, हाथ में किसी चीज़ की मौजूदगी का पहली बार एहसास हुआ। मुट्ठी खोल के उसने वो तुड़ा मुड़ा कागज़ टेबल पे रखा। कितनी ही देर उसे नाकदाना नज़रों से घूरने के बाद पेन उठा के साइन करने चाहे, फिर किसी ख्याल के आते पेन वापस रखा और कागज़ उठा के उसे सीधा किया। कागज़ क्या सीधा हुआ, उसका दिमाग उल्ट गया। वो कभी डाइवोर्स पेपर्स और कभी उस कागज़ जो कि निकाहनामा था को देखते सन की मालूम हो रहा था। बात जब उसके समझ में आई तो वो उठ के धमाल डालने लगा। कमरे में आते महमश पाशा की आंखें अपने हलकों से उबलने वाली हो गई। शाबाश है मेरे लाल। उधर वो बच्ची रो रो के हलकान हो रही है और तू शदाइयों की तरह धमाल डाल रहा है। वो गहरे तंजिया लहजे में बोल रहा था। डैड, मनवा वही लड़की है जो बस टर्मिनल पे मिली थी और देखिए हमारा निकाहनामा। वो खुशी से झूमता हुआ उन्हें बता रहा था। और ये भी तो कहो कि ये वही लड़की है जिसे कुछ देर पहले तुम तलाक देने वाला था, दी तो नहीं। वो जिन हालों में घर गई है ना, तो यकीन मानो आज़म कान पकड़े खुद ही तलाक करवाएगा। डराइए तो नहीं, हसन ने सख्त बुरा माना। सारी गलती मेरी है, मुझे पहले ही तुम्हें मनवा के बारे में बता देना चाहिए था, उन्होंने तासुब से कहा। आपने कौन सा उसे पहले देखा था, इसलिए खुद को कसूरवार न ठहराएं। हसन ने उन्हें इस गिल्ड से बाहर निकालना चाहा। वो जो इतनी बड़ी तस्वीर बना के बॉक्स में छुपा रखी थी, देख चुका था उसे मैं। उन्होंने अपनी चोरी का एतराफ़ किया। डैड, हसन ने खफा नज़रों से उन्हें घूरा। साहिबजादे, मुझे बाद में घूर लेना, पहले जाके मनवा को मनाओ। लेकिन डैड, ये सब हुआ कैसे? मेरा मतलब है, मेरा निकाह तो शमामा से तय था। हसन ने गाड़ी की चाबियाँ उठाते ज़हन में अटकते सवाल को ज़बान दी। जवाबन महमश पाशा ने तफसील से उसे हर एक बात से आगाह कर दिया। ओह आई सी, हसन के लबों से बेसाख्ता निकला। पुत्र जी, आई सी, लेकिन आपकी घटिया बातें सुन के वापस भी गई। महमश पाशा मिजाहिया लबो लहजे में बोले। दरवाजे के पास जाते हसन और ख़ुद उन्होंने बुलंद आहंग कहका लगाया। वो इसलिए कि बैंड बाजे के साथ आएगी, उसने यकीन से पुर लहजे में कहा। फ़िलहाल तो बैंड तेरा बजने वाला है, उन्होंने डराया। वो भी संजीदा हुआ। आप दुआ करें मेरे लिए। हाँ, अब दुआ ही काम आ सकती है तेरे। वो उनके लहजे की शौकी को समझता हुआ बाहर निकल गया। मनवा का घर में पहला टाकरा शमामा से ही हुआ था। उसकी हालत देखकर वो तमस्खुर से कहका लगा बैठी थी। मनवा के जी में तो आई कि उसका मुंह नोच ले, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं था। सो खुद पे जब्त के पहरे बिठाती वो उसकी साइड से गुजरने लगी तो उसने उसका रास्ता रोक लिया। याद है तुम्हें, बचपन में तुमने सेम मेरे जैसी गुड़िया ले ली थी और मैंने उन दोनों को आग लगा दी थी। हालांकि मुझे अपनी गुड़िया बेहद अजीज़ थी। गलती तुम्हारी नहीं है, बस मैं इस दफ़ा जो तुम्हारा था वो मुझे पसंद आ गया। हसन मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी कैसे रह सकता था? वो कल्पज़दा लहजे में बोलती गरूर व तकब्बुर की देवी लग रही थी। मनवा ने अफसोस से सर हिलाया। तुम्हें गुड़िया
और जीते जागते इंसान में फ़र्क करना आना चाहिए था शमामा। वो गुड़िया थी, तुमने जलाई और मैंने जलने दी, लेकिन वो मेरा शौहर है। तुम दगाबाजी से हमें जुदा करोगी और मैं ऐसा होने दूंगी? अगर तुमने ऐसा सोचा तो कसूर तुम्हारा नहीं है। तुम जैसी छोटी सोच वाली लड़की ऐसा ही सोच सकती है। मतलब क्या है तुम्हारा? शमामा को उसका अंदाज़ खटकने लगा था। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। बाहर जाके देखो और मतलब समझ में आ जाएगा। और हाँ, मैं मामू को तुम्हारे करतूत नहीं बताने वाली। बेहतर है तुम भी जिक्र ना करना। मैं ये सब तुम्हारे नहीं बल्कि मामू के लिए कह रही हूँ। वो किसी भी वजह से शर्मिंदा हो, मुझे मंजूर नहीं। ओके। वो उसके गाल थपथपा के अपने कमरे में चली गई थी। किसी गहरी सोच में गुम शमामा ने जब हदसान को अंदर लाउंज में आते देखा तो वो तेज़ी से पिलर के पीछे जा छुपी थी। हदसान मुलाजिम के हमरा सीधा मनवा के कमरे की तरफ बढ़ गया था। अपनी हर चाल के उल्ट जाने पे वो बड़ी शकीस्ता कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मनवा ने दरवाज़ा नहीं खोला था। वो तल्लत बानो के पास बैठ के एक हासिल इंतज़ार करके वापस चला गया था। ईद का चांद नज़र आ गया था। मनवा इशा की नमाज अदा करके कपड़े इस्त्री कर रही थी। हसन हर रोज़ ही चलाता था। ना उसे देखते ही वो किसी कोने में जा छुपती थी। वो जब तक ओके उठ ना जाता मनवा बाहर नहीं निकलती थी। मायूस होकर उठ ना जाता मनवा बाहर नहीं निकलती थी। आज भी उसने चांद रात पे उसे बाहर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मनवा ने सर दर्द का बहाना करके टाल दिया था। उन्हें कहिए सर दर्द की टैबलेट और दूध पी के आराम करें, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। उसने अपने कमरे में खड़े होकर हदसान का जवाब सुना था। वो तलत बानो को उसका ख्याल रखने के लिए कह रहा था। वो जानता था मनवा ने बहाना बनाया, मगर वो फिर भी उसके लिए परेशान हो रहा था। न जाने किस एहसास के तहत उसका दिल भर आया। ये हदसान देकर गए। तलत बानो ने एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ाई। तुम नाराज़ हो उससे? वो जाते हुए पलट के किसी खच्चे के तहत बोली थी। उन्हें हदसान के साथ मनवा का रवैया खटक रहा था। नहीं तो आपको कोई गलत फहमी हुई है? मनवा ने नज़रें चुराई। हो सकता है। खैर, तुम्हारे मामू रुखसती का कह रहे थे, ईद के तीसरे दिन। तुम्हारा जो भी इरादा हो वो पूछे तो आगाह कर देना। वो उसका माथा चूमते मोहब्बत से कहती उठ के चली गई। उनके जाने के बाद मनवा ने पर्ची को खोला। उस पर खूबसूरत हैंड राइटिंग में गज़ल लिखी हुई थी। मनवा की हथेलियाँ भीगने लगी। चेहरे पे मेरी जुल्फ़ के बिखराओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन, खुशबू की तरह गुज़रो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन, गुज़रे जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन, मैं अपनी हर एक सांस उसी रात को दे दूँ, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी शर्मो हया से सुर्ख पड़ती जा रही थी। ना कोई माफ़ी ना माजरत, सीधा सीधा दिल पे वार किया था। अगर वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था तो कामयाब हो चुका था। सच छूकर उसने लिख कर भेजा था। अगर वो सामने खड़ा होकर बोलता तो मारे हिजाब के वो शायद मर ही जाती। मनवा ने उस मोहब्बत नामे को चूम के सीने से लगा लिया था। सुबह रवायती हर बोर्डिंग लिए हुए बेदार हुई थी। मनवा खीर बना के रात ही ठंडी होने के लिए रख चुकी थी। सुबह तैयार होके वो सबसे पहले तलत बानो से ईद मिली थी। उनसे दुआएं लेकर वो मामू और ममानी से मिली थी। शमामा भी वहीं थी, शायद अपनी हार तस्लीम कर चुकी थी। मनवा ने आगे बढ़ के उसे गले लगा लिया था। तभी महमश पाशा और हदसान अंदर दाखिल हुए थे। मैं खीर लाती हूँ। वो महमश पाशा से मिलकर किचन की तरफ चली गई थी। हदसान को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया था। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर चलिए। वो ट्रे सेट कर रही थी। तभी अकब से हदसान की आवाज़ सुन के उछल पड़ी। ट्रे हाथ से छूट के ज़मीन बोस होने लगी थी कि बर वक्त हदसान ने थाम लिया। मैं माजरत नहीं करता, उसने ट्रे काउंटर पे रखते हुए कहा। पहली मुलाकात से जानती हूँ और कुछ। वो उसकी किचन में मौजूदगी से अजहद कंफ्यूज होके झला के कह रही थी। इसलिए बता रहा हूँ कि आदत डाल लें। मेरी आदत मुस्तकिल में भी बदलने वाली नहीं। वो उसकी बेबसी से हज़ उठाता महवियत से सुर्ख सूट में उसके गुलाबी चेहरे को सुर्ख पड़ता देख रहा था। बिना एक्सक्यूज़ के मैं माफ़ नहीं करती, नोट कर लें। वो भी तनक के उसी के अंदाज में बोली थी। लेकिन मैं हरजाने के तौर पे फूल फेंक के माफ़ी मांगने वाले को ना सिर्फ फराग दिली से माफ़ भी कर देता बल्कि ताउम्र के लिए दिल में भी बसा लेता हूँ। मतलब? उसने नज़र उठा के सफ़ेद शलवार सूट जेबतन किए हदसान को देखा। जालिम बला का हैंडसम था, ऊपर से ये सूट बहुत सूट कर रहा था। मनवा देखती ही रह गई। आपको ये शिकायत थी ना कि मैंने ऑफिस में आपको पसंद किया और हमारे निकाह को कोई अहमियत न दी। आप सही हो, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। मैंने आपको पहली नज़र में पसंद किया था, मगर बस टर्मिनल पर आप मुझ पर से टकराई थी और मैं सड़क पे गिर गया था। आपने माफ़ी के तौर पर गुलाब की कली मेरी तरफ फेंकी थी। हसन ने सूखी हुई कली मनवा की तरफ बढ़ाई, जिसे थाम के वो बड़े गौर से जांचती नज़रों से देख रही थी। चंद साल पहले वो हादसा उसे पूरी जज्बात के साथ याद था।
ये उन दिनों की बात थी जब वो अपनी माँ और बाप के साथ हैदराबाद में मुकीम थी और फिर चंद दिनों बाद ही उसके बाबा दूसरी शादी करके सब कुछ समेट के जद्दा भाग गए थे। वो और तलत बानो रोती धोती यहाँ लाहौर में आज़म बेग के पास आ गई थी कि अब भी ईद मिलने की इजाज़त नहीं। वो उसके करीब होता पूछ रहा था। मनवा की धड़कनें पल में मुंतशिर हुई। फिर क्या ख्याल है? थोड़ा और करीब हुआ। किस बारे में? यही ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। वो उसके कान के पास झुका कह रहा था। मनवा ने घबरा के उसे दूर धकेलना चाहा, लेकिन हदसान ने हाथ थाम लिए। फरार की कोई राह ना पाके वो ढीली पड़ गई। हदसान ने मुकम्मल इस्तेहकाक से उसकी ताबिंदा रोशन पेशानी चूमी और पूरे हक के साथ उसे खुद में समेट लिया था। इस ईद बिछड़े मिल गए थे, या फिर ईद के बिछड़े ईद को ही मिल गए थे। मीठी ईद मीठी खुशियाँ लाती थी। मौका देखते ही शबामा ने हदसान और मनवा से माजरत कर ली थी। दोनों ने ही फराक दिली का मुजाहरा करते उसे माफ़ कर दिया था। सब बहुत खुश थे और मनवा बैठी सोच रही थी कि बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए दाव खेलना पड़ता है। उसने भी खेला था। हदसान के हाथ में निकाहनामा थमा के एक तरफ बैठा हदसान भी खुश था कि उसकी मासूम सी परी हमेशा उसके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा छोड़ के जाती थी। आखिरी दफ़ा वो निकाहनामा छोड़ गई थी जिसने उसकी भंवर में फंसी कश्ती को किनारे लगा दिया था। और परियां यूं ही तो जादू की छड़ी घुमा के सब सही कर देती हैं। सो यहाँ भी सब सही हो गया और सब हंसी खुशी देने लगे। तो ये था आज का खूबसूरत सा नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।